हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बहुत 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 स्वागत है आपका। लॉज ऑफ मोशन जो है आज तो भैया लॉज ऑफ मोशन जो है हम फोड़ के रखने वाले हैं। तो 2D तक हम रिवीजन कर चुके हैं, देखो ऑलरेडी। ये नीट को फटाफट तरीके से रिवाइज करने का सारे प्रोफाइल, सारी ट्रिक्स और 150 प्लस का टारगेट लेकर है। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, ठीक है। तो यार देखो, ये सीरीज में अपन अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स 2D तक खत्म कर चुके हैं। आज हम एनएलएम पूरा पढ़ने वाले हैं। और पूरा एनएलएम जो है यार ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा इस सीरीज का टारगेट क्या है, 150 प्लस, नॉट लेस देन 150 प्लस मार्क्स फोड़ने हैं फिजिक्स में, जो हम फोड़ के रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने फिर से जैसे हम हर बार करते हैं यार पूरा एनालिसिस करा नीट में जो है कैसे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2000। तो यार 20 साल के जो पेपर्स है ना, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्या क्या चीज आई है ना, वो अगर हम एनालिसिस करेंगे तो अगेन 3-4 प्रोफाइल्स ऐसे मिलते हैं, जैसे पुली वाला प्रोफाइल हो गया, मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, कुछ नॉर्मल रिएक्शन के भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब ये हो गया सवाल, ठीक है। ये इम्पल्स वाले हो गए, ये पुली वाले सवाल हो गए, ये फिर पुली वाला सवाल हो गया, ये स्प्रिंग वाला सवाल हो गया, ये फिर पुली वाला सवाल हो गया। तो ये जो सवाल है ना, ये सारे कैसे, मतलब यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पता है। इसमें पूरा एनएलएम हम पढ़ेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। कि आपका नीट में आपको एनएलएम में इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये लेक्चर देख लिया, आपका पूरा विद क्वेश्चंस आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। और इनमें से लगभग जो आधे के करीब अपन क्वेश्चंस सॉल्व भी मैं करके बताऊंगा कैसी टेक्निक से करने होते हैं, ठीक है। तो यार देखो फोड़ना है। आई एम अज्यूमिंग यार आप डेली 10 घंटे से ज्यादा तो पढ़ रहे हो। डेली 10 घंटे से ज्यादा पढ़ना है, किसी भी हालत में पढ़ना है। देखो चूक नहीं होनी है। अभी तक आपका जो भी प्रिपरेशन का लेवल हुआ हो ना, इसको देखने के बाद में आप 150 प्लस के लिए तैयार हो जाओगे। इसमें बहुत मेहनत लगी है पीछे बच्चों, एक एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, फिर उसके हिसाब से पूरी, क्योंकि हमें फटाफट से रिवीजन करना है ये, ठीक है ना। मतलब बेसिक से उठाते हुए मैं आपको इसमें पूरे जो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं ना एनएलएम, देखो यार अब मैकेनिक्स का एक तरह से पहला चैप्टर मानो अब रियल सेंस में। यहां से मैकेनिक्स जो है अब स्टार्ट हो रही है। ये स्ट्रांग होगा तो फ्रिक्शन स्ट्रांग होगा, सर्कुलर स्ट्रांग होगा, वर्क और एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन तो स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात क्या है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एनएलएम के। तो यार ये टॉपिक तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। हमें लगता है यार हमें इसके सवाल आते हैं, अगर आपके सारे सवाल सही होते हो, आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखा हो, पूरे में से पूरे आ रहे हो, देन इट्स ओके। और अगर नहीं आ रहे हैं, इसमें आप गलतियां करते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए है। और वैसे भी इसका रिवीजन हमको करना चाहिए एनएलएम का भी, ठीक है। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं, राइट, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज एनएलएम 1 शॉट में पूरा अपन खत्म कर देंगे। मैं बोलूंगा यार साथ में आप नोट्स भी बनाते हुए चलना। जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की काफी ट्रिक्स होती है एनएलएम में, जो मैं बताने वाला हूं, जो नीट में आपको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। कई क्वेश्चन तो ऐसे जो यार नीट वाले ना, कई क्वेश्चन ऐसे देते हैं यार जो ऑप्शन देखकर ही आपको, अगर फिजिक्स की फील है ना, तो आप वो ऑप्शन देखकर ही बता सकते हो हाँ यार ये आंसर होगा यार। और 95% से ज्यादा में वो आंसर निकलता है। आपकी फील होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, जो अपन डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तो यार देखो ई सरल में पूरा विजुअलाइजेशन के साथ अपन पढ़ते हैं, और आज भी इसको अपन विजुअलाइजेशन के साथ ही पढ़ेंगे। चीजों को विजुअलाइज करते हुए चलेंगे यार। बायोलॉजी में देखो इंडिया के बेस्ट बायोलॉजी लेक्चर्स आपके पास हैं, ठीक है। फिजिक्स के लेक्चर्स आपके पास हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपके पास हैं। ऐसे विजुअलाइज करके हम लेक्चर्स को पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। आपको फैकल्टीज के बारे में पता ही है, कोटा की टॉप IITian एंड डॉक्टर फैकल्टीज, उनके बारे में आपको पता ही है यार। आई एम सारांश गुप्ता। जो बच्चे नए हैं चैनल पे यार, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से मैंने पढ़ाई करी है, हजारों डॉक्टर्स पढ़ाए हैं,
अब इसको चालू करते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से चालू करते हैं यार, ठीक है। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो यार एनएलएम के न्यूटन के 3 लॉज, मोमेंटम, इम्पल्स, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट, स्प्रिंग, ये सारी चीजें अपन आज रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो यार ये सबने सुना हुआ है यार, ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है ना। क्या कहता है यार, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। न्यूटन का पहला लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, कि भाई बॉडी रेस्ट की स्टेट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। तो यार जो बॉडी रुकी हुई है, ये बॉडी रुकी हुई है, रुकी रहेगी जब तक इस पर नेट फोर्स नहीं लगेगी, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी बिना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज करे जब तक इसके ऊपर में नेट फोर्स नहीं लगेगी। सिंपल है यार, बहुत एक्सपीरियंस करा है, तो बस में एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि भैया स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रहती है स्ट्रेट लाइन में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। चलिए, तो यार इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले न्यूटन सेकंड लॉ में जाने से पहले। यार इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो यार एक सिचुएशन लेते हैं, देखो बहुत प्यारी पीपीटीज बनी, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। एक एक चीज विजुलाइज होती हुई चलेगी। इसके ऊपर में नेट फोर्स 0 न्यूटन की लगी है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है हमको पता है, 0 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसके ऊपर में, और इसका एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पर, आराम फरमा रहा है, अभी इसकी एग्जाम की डेट आई नहीं, पड़ा हुआ है यहाँ पर 0 न्यूटन और 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है। अब एक ए आदमी है ना, ए आदमी है, ये भी रेस्ट पर है, तो ये इसका एक्सेलरेशन कितना देखेगा, 0 देखेगा। तो इसका फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ये खुद रेस्ट पर है। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है, वो फ्रेम होता है इनर्शियल फ्रेम, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाएं तो नेट फोर्स 0 होने पर जब एक्सेलरेशन 0 दिखता है तो वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है। तो ए का फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो होता ही है ना यार, जब 0 न्यूटन की फोर्स है तो एक्सेलरेशन में तो 0 दिखेगा। नहीं, कई ऐसे प्राणी अभी आने वाले हैं जिनको इसका एक्सेलरेशन उनकी आंखों से कुछ ना कुछ दिखेगा, नॉन 0 दिखेगा, ठीक है, वो नॉन इनर्शियल प्राणी होंगे वो। अब बी जो है 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है यार, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसको भी 0 दिख रहा है, ये पीछे 3 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिख रहा है, एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है। तो रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फ्रेम, 0 एक्सेलरेशन वाले फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो गए। ये सी महाराज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ के जा रहे हैं अभी, ये जो सी महाराज हैं ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ के जा रहे हैं। ये क्या बोलेगा, अबे ये ब्लॉक पीछे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये ब्लॉक पीछे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, जो कि झूठ बोल रहा है, मतलब झूठ क्या बोल रहा है, इसको इसका 0 नहीं दिख रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, समझ गए। चलो मजा आ गया, अब ये भी रिवाइज हो गया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सिंपल है यार, इन इनर्शियल फ्रेम नेट फोर्स इक्वल टू एम है, ये सिग्मा एफ है, नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन क्या होता है ये मत पूछना, लपड़ खाओगे नहीं तो अभी नालायक को। एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया ना, क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो ये एफ नेट क्या है, वेक्टर सम है सारी फोर्सेस का, वेक्टर सम है, ध्यान रखना, जब अगर वेक्टर में फोर्सेस लग रही हो ना, वैसे इधर उधर उल जुलूल फोर्सेस नहीं आती है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आ जाए तो वेक्टर सम है, नेट फोर्स इक्वल टू एम है, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ए उसका एक्सेलरेशन है, सर पता है ये तो, ठीक है। एफ नेट इक्वल टू एम है, बॉक्स बनाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब ये सवाल यार नीट यूजी 2019 में आया था, अब ये सवाल नीट यूजी 2019 में आया था, फटाफट से कर लेते हैं, 1 मिनट से कम का सवाल होना चाहिए ये तो, ठीक है। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, मजा आ जाएगा फिजिक्स में एकदम आपको। देखो, इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो वेक्टर ट्राइंगल है, मैं थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना देता हूँ, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, 3 फोर्सेस है। तो पूछ रहा है पार्टिकल का क्या होगा, पार्टिकल का क्या होगा। तो यार ये 3 फोर्सेस ऐसी लग रही हैं, अब सर क्या करें, स्पीड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी घटेगी कांस्टेंट रहेगी कि क्या होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स क्यू आर। नहीं भैया, अब देखते हैं जरा, ठीक है, ये ट्राइंगल बना रहा है और पूरा एक लूप बना रहा है, देखो पूरा एक लूप बना रहा है,
इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है, बोलो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है, 0 है। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है, यू यू और यू। मैं वापस वहीं पर ही पहुंच गया। देखो ट्राइंगल रूल से अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आएगा, इधर से इधर आएगा, आरपी और पीक्यू का, और उसके अपोजिट फोर्स होगी क्यू आर। तो एफ नेट जो हो गई, ये तीन फोर्सेस का जो सम हो गया वो 0 हो गया। अब अगर नेट फोर्स 0 लग रही है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, 0 हो गया। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका आंसर है 3। ठीक है, तो यार ये इफेक्टिवली वेक्टर का क्वेश्चन है। देखें तो एग्जामिनर ने क्या करा, आपको वेक्टर का क्वेश्चन घुमा के दे दिया और उसमें बस ये न्यूटन सेकंड लॉ का तड़का थोड़ा सा लगा दिया। मेन इसमें वेक्टर की नॉलेज है। ये ट्राइंगल रूल या पॉलीगन रूल कुछ भी लगा लो, इसमें पूरा क्लोज बन रहा है लूप, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हो। नेट फोर्स 0 है, कर लोगे कर लोगे। ठीक है, चलो अब ये दूसरा सवाल करते हैं। ये अपना आया था नीट 2013 में, तो मैं अभी सेकंड लॉ के सवाल ले रहा हूँ। देखो पहले ना अभी सवाल पढ़ लो, देखो एक बार को सवालों से प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे अपन। ठीक है, ये क्लास 12th में जो बच्चे हैं, ये जो 11th में बच्चे हैं, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं एनएलएम रिवाइज करने के लिए फटाफट जल्दी से विद क्वेश्चंस। ठीक है, अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो अभी। ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अच्छा मैंने इसमें एक चीज और बताता हूँ, एक सेकंड ना, एक ट्रिक और बताता हूँ यार। इसमें ना वेलोसिटी के बारे में बात करी हुई है ये। अब यार इसमें तो है ना, पहले तो ये बताया नहीं था कि वेलोसिटी किस वाली डायरेक्शन में है। समझना, एक चीज ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताता हूँ। तो यार इंक्रीज और डिक्रीज में कैसे बता सकता हूँ, मुझे वेलोसिटी पता ही नहीं किधर है। अगर नेट फोर्स 0 होती भी नहीं तो मैं इंक्रीज डिक्रीज में कैसे बता सकता हूँ, तो बचते तो 3 और 4 ही। वैसे भी सोच के देखो इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा है, कैसे बताऊंगा मैं यार, इसमें वेलोसिटी का इनिशियल डायरेक्शन ही गिवन नहीं है वैसे भी यार। तो आंसर 3 या 4 में से होगा। वैसे भी कभी अटक भी जाओ ना तो नीट के ऑप्शंस में से हिंट मिल जाती है। ठीक है, चलो अब जरा ये देखते हैं क्या है। 3 ब्लॉक्स हैं M, 2M और 3M, कनेक्टेड हैं डी और F4 से ऊपर इनको खींचा जा रहा है। तो 1, 2 और 3, जैसे वो पत्थर बांध के, मान लो एक रस्सी से 3 पत्थर बांध के ऊपर खींच रहे हैं इसको ऊपर। ठीक है भैया, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M, द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हैं। फटाफट से बताओ, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, देखो कांस्टेंट स्पीड का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि भैया एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड ही कांस्टेंट है, मतलब और डायरेक्शन भी सेम ही है, तो यार कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो यार एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो यार सबका एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक बार बताओ यार, ये v से जा रहा है तो ये नीचे वाले को भी v से लेके जाएगा, इसको भी v से लेके जाएगा। तो हम 2m पे फोकस करते हैं, सिर्फ 2m पे फोकस करते हैं। बाकी दुनिया को भूल जाओ आप, बाकी दुनिया को आग लगा दो, आप आग लगा दो बाकी दुनिया को, जरूरत नहीं है। बच्चे क्या है इसमें टेंशन T21 T2 T3 लिखने बैठ जाते हैं। अरे सिंपल सा सवाल है, 2m कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसने देखो नेट फोर्स पूछी है, काम की चीज देखो, नेट फोर्स पूछी है इसने। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी है, तो मैं बाकी दुनिया में अभी क्यों अटकूं। इसका एक्सेलरेशन 0 है 2m का, तो यार एफ नेट तो इस पे 0 है ना, एफ नेट तो इस पे 0 है, 0 है एफ नेट तो इस पे। बोलो समझ गए, इसमें झमेला करने का जरूरत ही नहीं। टेंशन यहाँ पर, टेंशन यहाँ पर, क्या होगी क्या नहीं होगी, कोई झमेला करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे आंसर 2 आ गया, सिंपल इनफ। ठीक है, चलिए सर ऐसे हलवे सवाल आते हैं क्या, नहीं आपकी किस्मत अच्छी होगी तो इतना हलवा आ जाएगा। जनरली हलवे आते हैं, थोड़ा कम हलवा ज्यादा हलवा, लेकिन इतने सिंपल भी नहीं आते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए अब जो है, अब एक चीज एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया अभी तो सीधी सीधी फोर्सेस लग रही थी। अगर एक पार्टिकल पे ऐसे फोर्सेस लग रही है F1 F2 F3, ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो कैसे लगाते हैं। मान लो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ax है और ay है, तो अपन अलग अलग एक्सिस में भी न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। जो इसकी इक्वेशन है सिग्मा F इक्वल टू m है, तो अपन एक्स एक्सिस के लिए भी न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस पर भी। एक्स एक्सिस में सारी फोर्सेस लिख दो इक्वल टू m ax, तो भाई सारी फोर्सेस एक्स एक्सिस, जिनके कंपोनेंट लेने कंपोनेंट ले लो इक्वल टू m इंटू ax। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो,
भाई राइट को पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ax में लगाएंगे तो देखो क्या आएगी, f1 का कंपोनेंट, ध्यान से समझना देखो कॉन्सेप्ट जिनको ये क्लियर नहीं है, f1 का cos थीटा 1, f1 का cos थीटा 1, f1 का cos थीटा 1, फिर f2 का cos थीटा 2। सर ये माइनस कहाँ आया, अरे इसलिए आया बुढ़बा कि इधर है ये, ठीक है ना, इसका कंपोनेंट ये इधर आएगा, ठीक है, इसलिए माइनस आया क्योंकि उधर को पॉजिटिव लिया है। माइनस f2 cos थीटा 2, बस f3 तो नीचे लग रही है, इक्वल टू max। सिमिलरली y में लगा देंगे यार, y में सिंपल है यार, y में तीन आ जाएंगे, f1 का साइन थीटा 1, f2 का साइन थीटा 2, दोनों ऊपर हैं, और माइनस f3 इक्वल टू may। समझ गए, ठीक है, समझ में आया सबको ये। एक बार वापस से बता देता हूं, x एक्सिस के लिए देखो, x एक्सिस के लिए f1 का कंपोनेंट करो पहले, f1 का क्या कंपोनेंट आएगा, f1 cos थीटा 1, तो पहले f1 का cos थीटा 1 कर लो। हमें x एक्सिस के अलोंग फोर्सेस लिखनी है सारी। मैं न्यूटन सेकंड लॉ किधर लगाने वाला हूं, x एक्सिस पे लगाने वाला हूं। कई बार मुझे दो इक्वेशन लिखनी पड़ जाती ना, आगे काम आएगी ये चीज, तो यार मैं इस एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूं। तो मैंने पहली स्टेप क्या ली, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ली, f1 का cos थीटा 1, ठीक है, f2 देखे, f2 का cos थीटा 2, लेकिन ये तो लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। सारे फोर्सेस हो गए इक्वल टू max, ax उधर वाली साइड में है, ठीक है। सिमिलरली इसमें जैसे मैंने y एक्सिस में बताया, तो ये कंपोनेंट इस फोर्स का, सारी फोर्सेस के कंपोनेंट देख लो, f1 साइन थीटा 1, इन महाराज का क्या है f2 साइन थीटा 2, और ये महाराज नीचे है f3। तीन फोर्सेस हैं, किधर को पॉजिटिव लें, सर ऊपर को ले लो, एक्सेलरेशन ऊपर दे रखा है तो ऊपर को पॉजिटिव ले लो, लिख डालो इक्वेशन, f1 साइन थीटा 1 प्लस f2 साइन थीटा 2 माइनस f3 इक्वल टू may। ठीक है, समझ गए, चलिए ऑसम मैक्स। अब एक और क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। अब सब कॉन्सेंट्रेट कर लो इधर। अब अभी तक हल्की चीज चल रही थी, लेकिन ये मोमेंटम के काफी सवाल आते हैं। नीट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, वेक्टर क्वांटिटी है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, या फिर न्यूटन सेकंड। अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, फोर्स इंटू टाइम से भी चेंज इन मोमेंटम आ जाता है, फोर्स इंटू टाइम से चेंज इन मोमेंटम आ जाता है, तो न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट होता है। ठीक है, चलिए एक पार्टिकल के लिए देखें तो m इंटू वी होता है, एफ नेट जो है dp बाई dt होता है, नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, ये ध्यान रखना। सर ये कहाँ से आया जिंदगी में, यार डिराइव कर सकते हो, एक बार करके बता देता हूँ भाई। एफ क्या होती है, एफ नेट होती है एम ए के बराबर, ए को क्या लिख सकते हो आप, डी वी बाई डी टी, एम को अंदर भी ले जाओ, एम कॉन्स्टेंट है, डी एम वी बाई डी टी। ठीक है, ये क्या है मोमेंटम, दैट इज डी पी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें नेट फोर्स दे देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें नेट फोर्स दे देता है, ये ध्यान रखना। जैसे आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है, वैसे आप मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे तो नेट फोर्स मिल जाएगी। जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है वो एफ नेट होती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं अभी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ नेट इंटू डेल्टा टी। सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया यार, डी टी को उधर ले जाओ, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ध्यान रखना, मोमेंटम में चेंज फोर्स नेट इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। तो फोर्स इंटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इंटू टाइम करोगे तो आपको उस टाइम में कितना उस नेट फोर्स ने मोमेंटम चेंज करा वो पता पड़ जाएगा। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ नेट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, राइट। अब देखना, हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं ना, आपके सारे सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ नेट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चलो अब ग्राफ देख लेते हैं। अब थोड़ा सा तेज रिवीजन करते हैं। अब
एफ नेट इंटू टी का जो ग्राफ है वो चेंज इन मोमेंटम दे देता है। एफ नेट और टाइम का जो ग्राफ है वो हमें चेंज इन मोमेंटम दे देता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ध्यान रखना, चेंज इन मोमेंटम, नेट फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो कभी भी एफ और टी का ग्राफ आ जाए चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर देना उसको। ठीक है, आई गया सर, कभी क्या आई गया, ये लो ग्राफ नहीं आया पर ये एम्स 2017 में क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है ये। अब मास ऑफ 0.1 kg मार करते चले चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन पेपर में मार करते हुए चलना। स्टार्ट टू मूव इन अ विस्कस लिक्विड विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना। इफ ड्रैग फोर्स इज 10⁻³ न्यूटन, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स है ये। ड्रैग फोर्स विस्कस लिक्विड में होता है, चिपचिपा लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, उसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल, मानो उसके ऊपर पीछे फोर्स लग रही है, पार्टिकल v से आगे चल रहा है, उसके ऊपर पीछे फोर्स लग रही है। कितने टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 1/10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 1/10 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले चल रहा था वो 5 मीटर पर सेकेंड से, उसके ऊपर पीछे धक्का लग रहा है लगातार, तो यार स्पीड घटेगी ना। आप चल रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड से, हवाएं ऐसी चल रही है, आपके ऊपर पीछे फोर्स लग रही है, तो आपकी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी बताओ, घटेगी। तो घटते घटते कब इसकी स्पीड 0.1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल आगे चल रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड कब हो जाएगी, कितने टाइम में, जब एफ फोर्स जो है कितनी लग रही है, 10⁻³ न्यूटन, इतनी फोर्स लग रही है। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये फॉर्मूला चेप दो सीधे। पी फाइनल क्या होता है, एम इंटू वी फाइनल, एम इंटू वी फाइनल। वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये पार्टिकल कितने किलो का है, 0.01 का है, तो चलो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अभी ड्रैग फोर्स है, रख के देखते हैं। देखो बच्चे जनरली साइन में उलझ जाते हैं, यहाँ पर साइन में उलझ जाते हैं, देखो। ठीक है, तो देखो मास कितना है, पहले मैं मास को इधर से डिवाइड ही कर देता हूँ यार, सीधे ही यार रख दो यार। ठीक है, 0.01 इंटू वी फाइनल कितना है, वी फाइनल है 0.1 माइनस ये कितना है 0.01। गंदे गंदे डेटा देती है नीट कई बार। वी इनिशियल कितना है 5 इंटू 5 है ना, इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 10⁻³ 10⁻³ इंटू टाइम टी। अब आप देखो यहाँ पर क्या चक्कर हो रहा है, अब आप फंस जाओगे। यहाँ पर आपका टाइम हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो ऑप्शन में कोई नेगेटिव तो पॉजिटिव मार्क कर देना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। कभी ऐसे फंस भी जाओ ना तो टेंशन मत लेना, तो जो टी का आंसर आए ना वो पॉजिटिव में लगा देना आप। तो वैसे नेगेटिव लगाना चाहिए क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी माइनस बड़ी क्वांटिटी हो रही है। अब तो कैलकुलेशन है यार, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है, मात्र सिंपल कैलकुलेशन है यार। अब तो ये 0.5 सॉरी इतने गंदे गंदे 0.1 हो रही है, कौन सॉल्व करेगा। एक काम करो, यहाँ से 0.1 हटा के डिवाइड कर दो। सर बहुत मैथ से चल रही है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.1 माइनस 4.9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 0.1 काटा पीटी मच जाएगी इंटू टी 10⁻³ और ये लिखा हुआ है 10⁻²। ठीक है, तो टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास में, अरे नहीं सॉरी 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 आई मेड अ मिस्टेक। I made a mistake, then find after time t after velocity will become 1/10। कुछ गड़बड़ करा हमने, let us see some calculation mistake। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 0.1 4.9 को डिवाइड करेंगे तो यार ये 49 सेकेंड आएगा। इसका आंसर 3 नहीं है, सॉरी रहेगा, इसका आंसर है 1। 49 सेकेंड आएगा इसका आंसर। ठीक है, 49 सेकेंड, सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ी थी।
ठीक है, हो गई वो भी, समझ गए। ए आंसर है भाई इसका, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, ऑसम, ठीक है। अब ये सवाल आ गया यार, अब ये क्या है भाई, एफ और टी का ग्राफ गिवन है आपको, एफ और टी का ग्राफ गिवन है, ठीक है। मास एम पर फोर्स टाइम ग्राफ, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, नीट 2014 में आया था। 0 से 8 सेकेंड तक, 0 से 8 सेकेंड तक। अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था हमने सवाल कि भैया कि भैया कि भैया कि भैया चेंज इन मोमेंटम जो है, थोड़ा मैंने ग्राफ बड़ा बना दिया है, आपको एरिया निकालने में आसानी होगी। ये आपको करना है नालायकों, 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। गलती कर लो टेंशन मत लो, मैं सही करवा दूंगा, मैं आपको सही कराने के लिए बैठा हूं, चिंता मत करो आप। गलती हो भी जाती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन सही कर देंगे, लेकिन ट्राई करो। ये -3, ठीक है। तो एफ नेट टाइम का ग्राफ जो है वो चेंज इन मोमेंटम देता है। तो यार इसका एरिया निकालना है हमको। एरिया क्या होगा भैया, एरिया क्या होगा इसका, एरिया अगर अपन देखेंगे तो हमसे ये एरिया की बात कर रहा है, ये इस एरिया की, ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया। ध्यान रखने की बात क्या है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है और ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव एरिया की तरह से काउंट होगा और ये पॉजिटिव एरिया की तरह से काउंट होगा। कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं तो आंसर 1 निकाल लेते हैं, इसलिए नीट वालों ने 1 आंसर दे रखा है, देखो शुरू में ही आपको फंसाने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे यार, इसका एरिया निकाल लो। देखो इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो 2 इंटू 6, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6, 12/2, 6, तो +6। इसका एरिया 2 से 4 तक कितना है, ये 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 6, तो -6, +6 और -6 तो गए, 0 हो गए। ये देखें 4 से लेकर 8 तक, ये 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, आप देखो 4 3 जा 12 आ गया, तो इसका +12 आ गया यहाँ पर। तो आंसर कितना आ गया, +6 -6 +12 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। देखो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, अब आप ये कैसे गलत कर सकते हो। फिर हम बोलते हैं कि यार हमारा जो है स्कोर कम आ रहा है सर, यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, फॉर्मूले पता नहीं होते हैं बच्चों को और बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं, ठीक है। 150+ तो फोड़ना ही है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इम्पल्स, ये भी मोमेंटम जैसा ही मामला है इसका, ठीक है ना। देखो इसको बिल्कुल गिरा के, एकदम इम्पल्स लगा लगा के इसको गिराया अपन ने, जैसे बॉल टपकती है ना, बिल्कुल वैसे। तो इम्पल्स क्या होता है, सॉरी गंदा साइन आ गया, इंटीग्रेशन का साइन। अरे मैं सिंपल पढ़ाता हूँ पहले, एक्चुअल डेफिनेशन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एफ और टी का एरिया इम्पल्स दे देता है, एफ और टी का एरिया इम्पल्स दे देता है। सर क्या मजाक कर रहे हो आप, अभी तो बताया था एफ और एफ नेट और टी का एरिया चेंज इन मोमेंटम होता है। तो भैया चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स के बराबर होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स के बराबर होता है, नेट इम्पल्स के बराबर। और किसी फोर्स का इम्पल्स निकालना हो तो उसके अंडर का एरिया ले लो, और अगर ज्यादा गणित लगानी है इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये कभी आता नहीं है, कंप्लीटनेस के लिए बता दिया है आपको। ये एरिया और ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना मोमेंटम में चेंज आता है उतना इम्पल्स होता है, उतना इम्पल्स होता है, समझ गए ना। तो यार ये बेसिक एनएलएम पढ़ रहे हैं अभी अपन, देखो ये कंस्ट्रेंट, नॉर्मल, टेंशन, वो सब तो आना बाकी है अभी, ठीक है। तो ये बेसिक इम्पल्स हो गया, समझ गए। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चलो अब देखो इसमें क्या हुआ, एक दीवार है, ठीक है। अब ऐसा सवाल ना 3 बार आ चुका, 3 बार, ध्यान से सुनना। 2021, 22, 23 किसी में भी आ सकता है ऐसा सवाल। एक बॉल है, डायग्राम बनाओ, सुंदर डायग्राम बनाओ। ये m मास है, ये v वेलोसिटी से बॉल जा रही है, और वापस से टक्कर होने के बाद में जब ये गई 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 टकराई, mv से टकराई, और लौट के भी v से वापस आई। सर सिंपल है, आपने बताया इम्पल्स निकालना है, चेंज इन मोमेंटम होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी।
पीछे बोलो जय माता दी। क्या लफड़ा हो गया सर, आपने तो 0 आंसर लिया है। देखें जरा आंसर क्या है इसका, देखें जरा। ओह माय गॉड, इसका आंसर तो 3 है। शायद आंसर गलत है ना, 0 आएगा। अरे 0 नहीं आएगा, अभी पढ़ा था ऊपर इसके खोपड़ी पे कुछ लगाया था। ये वेक्टर साइन है यार, साइन के साथ लिखना होता है, साइन के साथ लिखना होता है। यहाँ 20% बच्चे तो यहाँ निमट जाते हैं। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स की फील लो। 0 तो आना ही नहीं चाहिए आंसर। जब मान लो मैं दीवार हूं, बॉल मेरे मुंह पे टकराई, मेरे लगेगी नहीं लगेगी यार। अगर मेरे दर्द हो रहा है, मेरे लग रही है ना, मतलब इम्पल्स लगा है कुछ, इम्पल्स है कुछ। ऐसे फील लेके पढ़ो फिजिक्स को। तो 0 तो आपके सपने में भी कभी आंसर नहीं आएगा यार। ये बॉल टकराई तो यार डुडुक ओ, ऐसे डुडुक डुडुक ओ लगी मेरे वो तो लगी, ठीक है। तो अब देखो लगी ना, अब इम्पल्स आया, तो यार इससे आप क्या गलत आंसर मार करने से बच जाओगे। तो इसलिए क्या है, और ये मैथ्स का हो गया यार। एक साइड को पॉजिटिव ले लो आप, एक साइड को पॉजिटिव ले लो, तो पी फाइनल क्या है, फाइनल मोमेंटम इस वाली डायरेक्शन में है, तो माइनस एम वी माइनस एम वी इज नॉट 0, इज -2mv। सर यहाँ तो माइनस कहीं दे ही नहीं रखा। एक्सपीरियंस बाय दी बॉडी पूछ रहा है, ये बॉडी ने कितना पूछा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वहां पर उसका 2mv, इसलिए 3 आंसर है इसका, ठीक है, समझ गए। इसलिए ये गलती मत करना, गॉट इट। चलो अब इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं देखो आपके लिए क्वेश्चन भी सारे ऐसे जमा के लाया हूँ कि आप जो जो थ्योरी पढ़ते जाओ ना, उसको पर वहीं के वहीं क्लियर करते जाए। तो जिसने भी गलती करी ऐसी, या ये ऐसी वाली, वो लिख लेना, मैं इतना बड़ा गधा हूँ, मैं इतना बड़ा गधा हूँ। गधा भी बोलेगा तो मेरे को क्यों बेइज्जती कर रहे हो आप, मेरे को नीट पढ़ा लो, मैं डॉक्टर बन के दिखा दूंगा। मैं इतना बड़ा गधा हूँ कि मैंने की ऐसे टेस्ट की गलतियाँ लिखते हैं टॉपर्स। मैं भी ऐसे लिखता था, बिल्कुल वैसे लिखता था। मैं लिखता था मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मैंने मोमेंटम में साइन नहीं लिया, मैंने मोमेंटम में साइन नहीं लिया, ठीक है। और जिसकी ड्राइंग अच्छी हो वहाँ गधे की फोटो ही बना लेना यहाँ पर, ये ऐसे ढेंचू, ठीक है, ये ढेंचू, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या बना है, ये समझ गए। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो अपनी गलती को इस तरह से लिखने का फायदा क्या होता है, जब आप अपनी गलतियां रिवाइज करते हो ना, जब आप अपनी गलतियां रिवाइज करते हो, क्या होता है, अब अगली बार कभी भी ऐसा आ जाएगा ना, इंपल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, तो आपके एंटीने खड़े हो जाएंगे। मैं इतना बड़ा गधा हूं कि मैंने साइन नहीं लिया, अब गलती नहीं करूंगा मैं। तो अपनी गलतियों को ऐसे लिखो। जब भी आप कोई टेस्ट में गलती कर दो, क्वेश्चन में गलती कर दो ना, तो टेस्ट एनालिसिस की कॉपी में एक पन्ने में लिख लिया करो और उसको पढ़ के जाया करो बाद में। मैंने मेरे टेस्ट में, मेरे को याद है पहले टेस्ट में, वेक्टर के टेस्ट में ये गलती करी थी। एक क्वेश्चन आया था, अभी तक भी याद है, देखो 2004 की बात है, वो 17 साल हो गए यार अब तो। अभी तक भी इसलिए याद है क्योंकि उसको मैं हर टेस्ट में रिवाइज करके जाता था, उस टेस्ट की गलती को। और पहला टेस्ट था वो, मैंने चेंज इन मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज पढ़ लिया था। 2 वेक्टर दिए थे वहां पर, आई कैप और जे कैप, और पूछा था चेंज इन मैग्नीट्यूड। चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब उसने पूछा था आई कैप माइनस जे कैप, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, चेंज इन मैग्नीट्यूड या चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। तो 2 ऑप्शन हो सकते थे इसमें, ये तो √2 आता और ये 0 आता। चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा था उसमें और मैं ये मार करके आ गया था। चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा था और मैं √2 मार करके आ गया था, ज्यादा शान पट्टी लगा के। अब चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है। तो क्या हुआ था, लिख लिया, इतना बड़ा गधा हूं मैंने, उसको ये पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ लिया। तो जब भी चेंज और मैग्नीट्यूड एक साथ वर्ड आते थे, एंटीने खड़े, अब गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे कोई कॉमन मिस्टेक कर लो तो ऐसे लिख लिया करो, खुद को गधा, पापी, जो भी आपको बोलना है, उससे क्या फायदा होता है, आपके दिमाग में वो चीज हिट कर जाती है, ठीक है। चलिए अब ये सवाल थोड़ा सा पेचीदगी वाला है, 2016 में आया था, सेम सवाल है। अब बॉल को इन्होंने सीधे भिड़ाने के बदले ऐसे टेढ़ा भिड़ा दिया।
ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन की तरह से समझा रहा हूं, सीधा भिड़ाने के बदले टेढ़ा भिड़ा दिया, ठीक है। तो 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है विदाउट लॉस ऑफ स्पीड। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये दीवार है, ये बॉल यहां से आई, ये टकराई, ये टक्कर हुई, कितने डिग्री पे टक्कर हुई, 60 डिग्री पे टक्कर हुई, और रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये 60 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट हो रही है v की स्पीड से, v की स्पीड से, ठीक है, v और v। इम्पल्स इम्पार्टेड बाय दी वॉल ऑन दी बॉल, वॉल ने बॉल के ऊपर कितनी लगाई इम्पल्स, सिंपल 0, mv माइनस mv। अब तो इन्होंने थोड़ी इज्जत रख ली आपकी, 0 ऑप्शन नहीं दिया। अब कैसे करें यार, तो एंगल पे आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको आई कैप जे कैप में मोमेंटम लिखना है तो आई कैप जे कैप में लिख लो मोमेंटम को, आप आई कैप जे कैप में मोमेंटम को लिखो। ध्यान से सुनना नालायकों, ये फाइनल है, ये फाइनल, ये इनिशियल। इम्पल्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी इम्पल्स भी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल दैट इज इक्वल टू एम वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर भी कर सकते हो। अब इसमें आप चाहो तो दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकाल लो, वेक्टर से भी पढ़ सकते हो उसमें आप, और कंपोनेंट भी कर सकते हो, आई कैप जे कैप में कंपोनेंट भी कर सकते हो इसमें आप। नहीं तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है, एंगल बिटवीन द जो वेक्टर्स है इसमें, वो ये v और ये v के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, 120 का नहीं है। चलो वो छोड़ो, अपन आई कैप जे कैप में करते हैं इसमें, अपन रुको, आई कैप जे कैप में करते हैं इसको अपन। तो इस वाली को इधर को आप डिफरेंस ऑफ दो वेक्टर निकालना है बेसिकली, ये एरो और ये एरो, एरो पे ध्यान देना, देखो इसमें एरो पे ध्यान देना, नहीं तो इसका एक कंपोनेंट में आपको एक और फिजिक्स की जिनको फील है अभी जिनको फिजिक्स की फील है वो कैसे कर सकते हैं इसमें, देखो एक तरीका और होता है इसका, एक तो आई कैप जे कैप में हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि यार जो मोमेंटम जो इधर चेंज हो रहा है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करता था, देखो ब्लू से इसको सॉल्व करके बताता हूँ यार। जो इसका इधर वाला कंपोनेंट है, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक नीचे और एक इधर। नीचे वाला कंपोनेंट तो दोनों का ही चेंज नहीं हुआ, नीचे वाला कंपोनेंट तो दोनों का ही चेंज नहीं हुआ, ना इधर हुआ ना इधर हुआ। ये वाला कंपोनेंट चेंज हुआ, ये जितने से इधर जा रहा था उतने से इधर आ गया। ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट है v cos 60 डिग्री, 60 डिग्री cos 60 हाफ होता है तो v/2, तो v/2 से बॉल इधर गई और v/2 से पलट के आ गई। ये पुराना क्वेश्चन बन गया, ये पुराना क्वेश्चन बन गया अभी है। तो मैं यहां पर सिंपली लिख दूंगा m माइनस v/2 दैट इज इक्वल टू माइनस v दैट इज माइनस mv, तो mv आंसर आ गया, फिजिक्स की फील्ड से लिख दिया यहां पर सीधे। तो एक चीज आप ऐसे ध्यान रख लो, एक चीज आप ऐसे ध्यान रख लो, जब दीवार से टकराता है ना तो परपेंडिकुलर टू दी वॉल चेंज होता है, बस परपेंडिकुलर टू दी वॉल चेंज होता है जब ये सेम स्पीड से लौट के आता है तो, और अलोंग दी वॉल सेम रहता है। ऐसे सॉल्व कर लिया करो इसको, यूं गया यूं आया, v/2 से यूं गया v/2 से यूं आया, तो सीधे माइनस mv हो गया जब ये सेम उससे आता है। नहीं तो आई कैप जे कैप पे वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल को लिख लो, v/2 आई कैप v√3/2 माइनस जे कैप, v/2 माइनस आई कैप v√3/2 माइनस जे कैप, जे कैप वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, आई कैप वाला आ जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए ऑसम, कर लोगे अब ये सर, बिल्कुल फोड़ के कर देंगे। अब न्यूटन का जो है तीसरा लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है, तीसरा लॉ क्या है न्यूटन का, एवरी एक्शन एज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। यार ये तो जो है मतलब रटा हुआ है, एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा वाला भी दूसरा थप्पड़ मारेगा। मैंने एक चपत चिपकाई किसी के तो सामने वाला भी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक चपत चिपकाएगा, ये होता है थर्ड लॉ। अब ऐसा नहीं होता है थर्ड लॉ, मैंने किसी के चपत चिपकाई, एक लपड़ मारी जोर से पटाख, ठीक है, तो भैया न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से मेरा हाथ उसके गाल पे, यार मैंने इसके एक चपत चिपकाई यहाँ पर, ये एक बच्चा है जो कि पढ़ाई नहीं कर रहा है ढंग से, इसके एक चपत चिपकाई यहाँ पर जो ना सनसनाता हुआ
तन तनाता हुआ हाथ जो है ना, यहाँ पर तन तनाते हुए हाथ से चिपकाई और ये यूं हो गया अब ये फिर ठीक है, चिपकाई, फोर्स लगाई यहाँ पर एक, तो न्यूटन भाई साहब कहते हैं हिसाब उसी समय बराबर हो गया, क्योंकि इसके गाल ने मेरे हाथ पे भी फोर्स एफ लगाई। तो न्यूटन भाई साहब ये बोलते हैं अगर मेरे हाथ ने इसके गाल पे एफ लगाई तो इसका गाल भी मेरे हाथ पे एफ लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर एक बात बताओ, मजे की बात, अगर हम किसी को लपड़ चिपका देते हैं तो न्यूटन लॉ के हिसाब से जब उसके गाल ने भी मेरे हाथ पे एफ फोर्स लगा दी तो उसको गुस्सा क्यों आता है? बोल राधा बोल अरे बोल बेटा बोल, उसको गुस्सा क्यों आता है? बोलो उसको गुस्सा क्यों आता है? उसने भी तो मेरे हाथ पे एफ फोर्स लगा दी। अरे उसको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि एफ फोर्स का असर गाल पे ज्यादा होता है, गाल मुलायम होता है, हाथ मजबूत होता है, इसलिए चिपकाई तो गाल पे एफ और हाथ पे एफ लगी सेम पर असर अलग अलग हुआ। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ बड़ा मजेदार है, इतना कोई सोचता नहीं है इसके बारे में। आप ईसर लैब डाउनलोड करके फिजिक्स के मजे लूटने के लिए ना न्यूटन थर्ड लॉ का लेक्चर देख लेना एक बार, आपको पता हो जाएगा आपने अभी तक ढंग से न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा ही नहीं है, फील आ जाएगी इसकी। ये बहुत प्यारा लॉ है, ये लोग उसको गलत समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो यार एफ और एफ उसी टाइम बाद बराबर रहती है सेम टाइम पर। ठीक है, समझ गए? तो एवरी एक्शन इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, और ए ऑब्जेक्ट अगर बी पे एफ फोर्स लगा रहा है और ए ऑब्जेक्ट पे बी F2 लगा रहा है तो F1 माइनस F2 होती है। ये गणित से, ठीक है, सिंपल है ये तो। ठीक है, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगती है, सेम बॉडी पे नहीं लगती है। उस मेरे गाल ने किसी के, मेरे हाथ ने किसी के गाल पे लगाई, उसका गाल मेरे हाथ पे लगाएगा, दो अलग अलग बॉडीज होगी, हाथ और गाल, एक बॉडी पे नहीं लगती, हाथ और गाल। ठीक है, और ये सेम टाइप की होती है, सेम टाइप की होती है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन की नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन की फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशन, जोड़ी सेम होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल की जोड़ीदार फ्रिक्शन हो गई या ग्रेविटेशन हो गई, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा, ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक टेबल पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान से समझना, देखो थोड़ी सी फील लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थोड़ी सी फील लेना बनता है यार। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं पर थोड़ा फील तो बनता ही है। एक टेबल पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक 20 kg की फोर्स लग रही है mg की, और एक 20 kg की रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये 20 kg की इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रही है टेबल। ठीक है, तो देखो एक्शन रिएक्शन शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, 20 न्यूटन 20 न्यूटन इक्वल अपोजिट। बोलो एक्शन रिएक्शन है कि नहीं है, फटाफट से बोलो। 20 न्यूटन और 20 न्यूटन इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, समझ में आया? ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हो गई। ये 20 न्यूटन है, फोर्स बाय, इसका एक तरीका होता है, देखो फोर्स, ये 20 न्यूटन क्या है, फोर्स बाय टेबल ऑन ब्लॉक, या इसको ऐसे लिखो, रुको, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल। यार बेसिक में गड़बड़ी करते हो, पता नहीं कैसे पढ़िया आपने यार फिजिक्स, नालायक हूँ। ठीक है, ये फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल फोर्स है, यहाँ लिख लो नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये 20 न्यूटन क्या है, ये 20 न्यूटन है नॉर्मल, सॉरी ये 20 न्यूटन है ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ। तो एक चीज देखो, सबसे पहले तो ये दोनों सेम बॉडी पे लग रही है, 20 और 20, मैग्नीट्यूड अलग सेम है और अपोजिट है, तो इसका मतलब एक्शन रिएक्शन हो गई क्या? नहीं, ये डिफरेंट बॉडी पे लगनी चाहिए थी, पहली कंडीशन गलत। दूसरी, एक्शन रिएक्शन सेम टाइप की होती है, ये नॉर्मल है, ये ग्रेविटेशन है, नॉर्मल की लुगाई भी नॉर्मल होती है, ग्रेविटेशन की लुगाई भी ग्रेविटेशन होती है। अगर वैसे पेयर से समझो तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यार, नॉर्मल की लुगाई ग्रेविटेशन नहीं हो सकती है, समझ गए? या ग्रेविटेशन की लुगाई नॉर्मल नहीं हो सकती, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। इसका रिएक्शन क्या होगा, मैं ब्लू से लिखता हूं, देखो रिएक्शन कभी भी निकालना हो ना
तो सेम चीज रिपीट करो, नॉर्मल फोर्स ऑन, ब्रैकेट बनाओ, बाय ब्रैकेट बनाओ, और बस ब्रैकेट की अदला बदली कर दो, टेबल ब्लॉक, ब्लॉक टेबल, तो टेबल ब्लॉक, तो ये हो गया टेबल ब्लॉक। तो नॉर्मल फोर्स ऑन टेबल बाय ब्लॉक, तो इस टेबल पे भी ये ब्लॉक 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा। ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, नॉर्मल की नॉर्मल। इसकी लिखो अब आप ग्रेविटेशन, इसकी नॉर्मल रिएक्शन पेयर लिखो ऑन, ब्रैकेट लगाओ, बाय ब्रैकेट लगाओ, अर्थ बाय ब्लॉक। समझ गए? तो यार ये ब्लॉक को अर्थ 20 न्यूटन से खींच रही है, यहां नीचे बड़ी सारी अर्थ है, ये ब्लॉक भी तो अर्थ को 20 न्यूटन से खींच रहा है, ये ब्लॉक भी तो अर्थ को 20 न्यूटन से खींच रहा है, खींच रहा है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशन। सर ये ब्लॉक भी अर्थ को खींच रहा है क्या? अबे हाँ, ब्लॉक भी अर्थ को खींच रहा है, तो सर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रही है? कोई तो अर्थ को 20 न्यूटन से ऊपर आ जाएगी क्या? अर्थ इतनी भारी और कम ऑब्जेक्ट है यार। समझ गए? ऐसे निकालते हैं न्यूटन, ये ऐसे निकालते हैं थर्ड लॉ। फील लेनी यार, आज थोड़ा सा टाइम कम है तो इसमें आपको और डीप में ले जाता मैं। एनीवे चलो ठीक है, अब फटाफट से तेजी बढ़ाएंगे। अब यार पुली पे भी पहुंचना है अपने को, अभी तो स्प्रिंग पुली ये सारी चीजें बची है। ठीक है चलो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी नीट के लिए। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, और परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लगती है बेसिकली। तो यार अगर दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे ऐसे, ये ऐसे आए, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों सरफेस जो आए उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगती है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, हमेशा सिस्टम की तरफ लगती है, एग्जांपल लेते हैं, देखो दो ब्लॉक लिए ए और बी, ए बी के ऊपर रखा हुआ है, तो ये कॉमन नॉर्मल हो गई। कैसे निकालते हैं कॉमन नॉर्मल? देखो ये इसके परपेंडिकुलर हो गई, ये इनका जो कॉमन सरफेस है, ये देखो ये सरफेस है ना, ये इसके परपेंडिकुलर हो गई, ये कॉमन नॉर्मल हो गई। तो ए के ऊपर टुवर्ड्स द ए नॉर्मल लगेगी, टुवर्ड्स द सिस्टम लगती है हमेशा ये, टुवर्ड्स द सिस्टम, और बी के ऊपर इधर फोर्स लगेगी नॉर्मल, ए के ऊपर इधर, बी के ऊपर इधर। ठीक है, ये सिंपल है, ये तो आता होगा आपको, नॉर्मल। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा है तो नॉर्मल बनाओ, इस ब्लॉक पे इधर लगेगी और इस इंक्लाइन पे इधर की डायरेक्शन में लगेगी नॉर्मल, ये ध्यान रखना। ठीक है, फील आई, समझ में आई बात, ये नॉर्मल और नॉर्मल। ठीक है, अब कई बार ऐसे होता है यार, यहाँ दो सरफेस ही नहीं दिखते, यहाँ तो एक पॉइंट कॉन्टैक्ट दिखता है, जमीन पे एक बॉल रखी हुई है, तो इसमें क्या होता है, बॉल के सेंटर से जमीन पे परपेंडिकुलर डाल दो, वो नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। बॉल के सेंटर से जमीन पे परपेंडिकुलर डाल दो तो नॉर्मल इस वाली डायरेक्शन में लग रही है इसके ऊपर में। ठीक है, अब कई बार ऐसे टिपिकल केसेस जनरली नहीं आते हैं, लेकिन समझ लो अब ये पॉइंट ही कॉन्टैक्ट है, सरफेस नहीं, ऐसे पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर बना दो आप, इसके परपेंडिकुलर बना दो और इसके परपेंडिकुलर बना दो, तो रॉड के ऊपर ये जमीन के परपेंडिकुलर और इधर से दीवार के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, वाह क्या बात है यार, एक बार वापस से देखो इसको, कौन सी फोर्स है ये, नेक्स्ट टेंशन फोर्स। क्या बात है, आदमी रस्सी खींच के टेंशन फोर्स को लेके आया। टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं हम भाई। टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की होती है, ये रस्सी लगाती है एक पार्ट दूसरे पार्ट ऑफ रस्सी पर, एक पार्ट ऑफ रस्सी दूसरे पार्ट ऑफ रस्सी पर टेंशन फोर्स लगाती है, और ये जो है अवे फ्रॉम द सिस्टम लगती है स्ट्रिंग फोर्स। ठीक है, समझ गए, ये अवे फ्रॉम द सिस्टम लगती है, ठीक है, जैसे यार ये दो लोग रस्सी खींच रहे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं इसलिए, ये दो लोग रस्सी खींच रहे हैं, ये ए और ये बी, ठीक है ना, बीच में ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो मैं रस्सी के दो टुकड़े कर लूंगा, ए टू सी और सी टू बी, तो अगर मैं सी टू बी देखूंगा हिस्सा, जो सी टू बी जो हिस्सा है और जो ए टू सी जो हिस्सा है, तो बी टू सी, ये जो बी सी जो सी टू बी जो हिस्सा है वो ए टू सी को इधर खींच रहा है, अवे फ्रॉम द सिस्टम खींच रहा है। ये सिस्टम ले लूं, अगर मैं ए सी सिस्टम ले लूं, तो देखो अवे फ्रॉम द सिस्टम खींच रहा है, ये इसको अवे फ्रॉम द सिस्टम खींच रहा है।
तो स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स जो होती है रस्सी के अलोंग लगती है और अवे फ्रॉम द सिस्टम लगती है, अवे फ्रॉम द सिस्टम, इधर लगती है अवे फ्रॉम द सिस्टम लगती है, ठीक है, समझ गए। तो टेंशन एट सी इज फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बी सी ऑन अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ए सी, अवे फ्रॉम द सिस्टम लगती है, ठीक है। तो देखो यार कई बार क्या होता है, मासलेस स्ट्रिंग मोस्टली गिवन होती है हमको, मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट होती है अगर कोई बीच में भांजी नहीं मार रहा होता है, तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट होती है। तो ये आदमी खींच रहा है रस्सी को, मासलेस है, ए सी बी पे टेंशन बराबर होगी टी मान लो, ठीक है। अगर बीच में भांजी मार ली इसने, बीच में भांजी मार ली किसी आदमी ने, तो फिर ए और सी पर टेंशन अलग अलग हो जाएगी, बी और सी पर सेम रहेगी क्योंकि यहाँ कोई नहीं है बीच में, लेकिन ए और सी पर टेंशन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। फास्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से करके, अब मजे आने वाले हैं। आइडियल पुली जो होती है, अब पुली पे आ जाते हैं, देखो अपन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पुली पे आ जाते हैं। आइडियल पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है, आइडियल पुली में ना मास होता है ना फ्रिक्शन होता है। और आइडियल स्ट्रिंग जो होती है वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब वो इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं होती, खींच नहीं सकती वो, मतलब उसको आप खींच के लंबा नहीं कर सकते हो, इनएक्सटेंसिबल होती है वो, और मासलेस होती है आइडियल स्ट्रिंग। तो कभी भी आइडियल स्ट्रिंग दे दें तो इनएक्सटेंसिबल समझ जाना, ठीक है। चलो तो इसमें क्या होता है, टेंशन सेम होती है, देखो पुली को क्रॉस करने पर भी टेंशन चेंज नहीं होती है, एक रस्सी में टेंशन सेम रहती है इस केस में, यहां पर भी टी 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 टेंशन टी, और इसके ऊपर लग रही है, इसके ऊपर लग रही है, क्यों, अवे फ्रॉम द सिस्टम लगती है टेंशन। ये सब आपको पता होगा आई गेस, फटाफट से फिर भी रिवाइज करवा दिया, ठीक है। टेंशन टी ऑसम, M1 M2 ऑसम, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए तो ये पुली का फंडा भी समझ लिया। अब ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जहां पर हर पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होती है, जैसे सीधा 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 से चल रहा है, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। बाद में एक रोटेशन मोशन भी पढ़ेंगे और कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन भी पढ़ेंगे। हर पार्ट की वेलोसिटी सेम है, हर पार्ट की वेलोसिटी सेम है, उसे ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, सिस्टम को पार्टिकल की तरह से ट्रीट करा जा सकता है और न्यूटन के लॉस चिपका सकते हैं इस पे अपन, ठीक है, सिंपल है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, बॉडी का ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट फोर्स उस पर जीरो होती है, नेट फोर्स उस पर जीरो होती है तब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम जीरो होता है। अरे मतलब नेट फोर्स जीरो होती है तब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता है, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। इन इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स हर एक्सिस के अलोंग जीरो होती है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, है ना। देखो यार इसमें एक चीज जो क्या है, एक जो पुली होती है ना, एक पुली जो होती है, अगर मैं पुली के दो कान और एक चोटी की बात करूं, यहां पर ये पुली के दो कान और एक चोटी की बात करें, तो अगर यहां पे मैं इसका एक कान टी से खींच रहा हूं और इसका मैं एक कान टी से खींच रहा हूं और इसकी चोटी ऊपर मान लो मैं टी डैश से खींच रहा हूं, तो मुंडी इक्विलिब्रियम में रहे, मुंडी इक्विलिब्रियम में रहे, यार चोटी कितने से खींचे, टी और टी मिला के 2t और ऊपर टी डैश, तो ये इक्विलिब्रियम में क्योंकि इसका मास जीरो है तो टी डैश माइनस टी नेट फोर्स इक्वल टू जीरो इंटू कोई एक्सेलरेशन, तो टी डैश की जो वैल्यू हो जाती है वो 2t हो जाती है। मतलब पुली की चोटी में जो दोनों कान खींच रहे हैं उससे डबल टेंशन होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर यार टेंशन टी मान लेता हूं इस रस्सी में, टी एक रस्सी तो टी, ठीक है, पुली की चोटी 2t, अब ये चोटी ही यहां पर जा रही है तो यहां पर 2t डबल ऐड कर दो 4t, सेम चोटी यहां पर गई 4t, तो यार टोटल इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा, अगर एफबीडी बनाते हैं जो अपन इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसके ऊपर कितनी लग रही है टोटल मिला के, अगर मैं छोटे एम का एफबीडी बनाऊं, अब मैं चोटी यहां पर अब हटा देता हूं, चोटी यार चोटी का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, चोटी और कान बहुत खींच लिए। अब मैं अगर यहां पर, ठीक है, तो यार ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, तो अगर हम यहां पर एफबीडी बनाए, इसका एफबीडी बनाए तो एम का जो एफबीडी होगा ऊपर टोटल लग रही है 1 2 3 और 4 7t और नीचे लग रही है mg, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है ये भी, तो 7t माइनस mg इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं यार अभी 7t इक्वल टू mg, और यहां पर इसका बनाया अगर अपन 1 kg का बनाया अगर अपन एफबीडी, सिंपल है यार, 1 kg का नीचे कितना लग रहा है 1g और ऊपर कितना लग रहा है t, तो t इज इक्वल टू 1g,
तो 7t इक्वल टू 7g, तो m इज इक्वल टू 7 kg। 7 kg आंसर आ गया m का। ठीक है, चलिए सिंपल है। ठीक है, समझ गए ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का। चलो बहुत बढ़िया। अब मेन जो इस चैप्टर का फॉर्मूला है कि अगर m1 m2 बराबर नहीं हो, m1 m2 बराबर नहीं हो, मान लो m1 ज्यादा है m2 छोटा है, तो यार अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं ऐसे पुली में तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको। ठीक है ना, डिराइव करवा देता हूं एक बार। टी मान लिया, इसका एक्सेलरेशन ए नीचे, इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर, ये ए से नीचे जाएगी, ए से ऊपर जाएगी। रिवीजन कर रहे हैं अभी अपन। तो m1 का टी ऊपर, m1g नीचे, इसकी इक्वेशन आ गई m1g माइनस टी इक्वल टू m1 है। इसकी इक्वेशन t ऊपर m2g नीचे, तो t माइनस m2g इक्वल टू m1 है। सॉल्विंग द टू इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू g, और जो टेंशन आ जाती है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। एक बार तो इस पर डायरेक्ट सवाल भी आया सिंपल सा, सॉल्व करना आ गया। ये टेंशन टी मान लो, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन अभी पढ़ी नहीं लेकिन फिर भी इतना बेसिक तो पता है। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन से ए नीचे और ए ऊपर हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है, तो टेंशन इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए ऑसम। अब ये सवाल जो है 2020 में आया था ये सवाल। ये 4 kg है, ये 6 kg है। ठीक है ना, इसका आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का। द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। ठीक है, इसका आंसर है 4। तो यार अभी फॉर्मूला पढ़ा यार, ए जो आएगा वो आएगा। वैसे इसमें नेट एक्सेलरेशन की फील्ड से देखें तो इसमें 6g लग रहा है, इसमें 4g लग रहा है। तो नेट जो है 6g माइनस 4g से खींचा जा रहा है सिस्टम को, 6g माइनस 4g से। और टोटल मास कितना है 6 प्लस 4 kg, तो ये g अपॉन 5 हो गया, ये g अपॉन 5 हो गया सीधे। ठीक है, समझ गए, सिंपल है ये वाला, 2020 में आया था इसलिए ये याद रखें इसको। m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। इसको एक डायरेक्ट करने की ट्रिक भी होती है इसमें एक ना। चलिए अब अगर एक बात ध्यान से सुनना, नेट अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। जब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और स्ट्रिंग अगर सेम है तो एक ट्रिक लगा सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से भी हम फॉर्मूला नेट एक्सेलरेशन का डिराइव कर सकते हैं। जैसे ये देखो आप, स्ट्रिंग एक है, ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर स्ट्रिंग एक है और इनका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये नीचे आएगा, ए से नीचे आएगा ये, ठीक है ना, ये ए से नीचे आएगा और ये ए से इधर जाएगा। जब रस्सी एक है तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है 2g से नीचे खींच रही है, इसको कोई पीछे नहीं खींच रही है। रस्सी के अलावा, रस्सी तो इंटरनल पार्ट ऑफ द सिस्टम मान लो एक बार को। तो अगर मैं इसको फ्लैट कर लूं रस्सी को, ध्यान से सुनना, देखो इसकी ट्रिक क्या है। ये 8 kg का है, यहां से रस्सी है 2 kg की। अगर मान लो मैं इसको सीधा करके इमेजिन करूं, तो रस्सी की फोर्स के अलावा बाकी फोर्सेस लिख लो। इसको सीधा कर सकते हो आप, सीधा कर सकते हो भाई। इसका एक्सेलरेशन भी ए है और इसका एक्सेलरेशन भी ए है। ठीक है, मैंने इस रस्सी को सीधा कर लिया और ये फोर्स 20 न्यूटन जो 2g है इधर लग रही है। तो ये 2g टोटल कितने को खींच रही है? ये 2g टोटल कितने को खींच रही है? ये 2g टोटल खींच रही है 2 + 8 को। तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी है? नेट पुलिंग फोर्स कितनी है? 2g अपॉन 10। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। जैसे पुली वाला केस देखो, अभी पुली वाला केस पढ़ा था हमने। ठीक है, ये इधर देखा था मान लो m2 और इधर है ये m1। ठीक है, m1 भारी है मान लो, m1g इधर लग रही है, m2g इधर लग रही है। इसको सीधा करो, देखो आप इसको सीधा करोगे, इसको यूं सीधा कर दो, सीधा करोगे तो देखो क्या आएगा। ट्रिक बता रहा हूं, ये बहुत जल्दी सवाल हो जाते हैं। m2 m1 को इधर खींचा जा रहा है m1g से, m2 को इधर खींचा जा रहा है m2g से। m1g और m2g। ठीक है, तो अब नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नेट पुलिंग फोर्स क्या था? नेट पुलिंग फोर्स
अपॉन टोटल मास, इसके बराबर होगा एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट कितना खींच रहे हैं, m1g माइनस m2g, m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। बोलो पुली का एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया, आ गया पुली का एक्सेलरेशन, समझ में आ गया सर, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हैं। अब मान लो ये सवाल है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सवाल आ गया, देखो इतना टफ वैसे आता नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है, इतना टफ भी नहीं है। खैर इसको कैसे करोगे, इस पे नीचे लग रहा है 2g, इस पे साइड में जो टेढ़ा लग रहा है वो लग रहा है इसमें 2g साइन 30, 2g साइन 30 लग रहा है इसमें। तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी आ गई, 2g, सीधा करके देख लो, 2g माइनस 2g साइन 30, टोटल मास कितना है 4। ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा a, ठीक है। ऐसे आप ट्रिक भी लगा सकते हो। कब लगा सकते हो, जब एक रस्सी हो और दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब एक रस्सी हो और दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो, समझ गए, ठीक है। ऐसे कर सकते हो इसको आप, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, ये ऑलरेडी इनके आंसर ये आ जाएंगे। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेइंग मशीन पे। क्या एनिमेशन बनाया है यार, देखो ये टीम ने, देखो देखो वापस से देखा, वेइंग मशीन की रीडिंग है 0 पे, अभी यहाँ पर है नीचे नीचे, जैसे जैसे वेट आता जा रहा है ये घूमता है, क्या बात है, मजा आ गया यार। फिजिक्स ऐसे पढ़ना फील आ जाए, मतलब सही बता रहा हूँ। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन। अब मजे की बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं 10 साल या 15 साल के अंदर में, मान लो आप, मतलब हर 4-5 साल में क्वेश्चन आ ही जाता है इसके ऊपर एक। वेइंग मशीन की रीडिंग कैसे नापी जाती है, वेइंग मशीन को कैसे पता पड़ता है कितनी रीडिंग नापनी है। भाई हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए, वजन नापने की मशीन के ऊपर, उसको कान में जाके कह के आते हैं, ओए मेरा वजन है ना 60 किलो है, 60 किलो दिखा, ऐसे तो नहीं होता। उसको कैसे पता पड़ता है कि वेइंग मशीन को कैसे पता पड़ता है, उसको पता पड़ता है ये आदमी 50 किलो का है, वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। वेइंग मशीन को नॉर्मल रिएक्शन से पता पड़ता है कि कितना वजन है, वेइंग मशीन को नॉर्मल रिएक्शन से पता पड़ता है कितना वजन है। तो वेइंग मशीन की अंदर प्रोग्रामिंग, ट्यूनिंग, अंदर जो फीड होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड कर दो, नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड कर दो, उतना किलो बता देना भैया। जितना नॉर्मल रिएक्शन तेरे पे लग रहा है उसको जी से डिवाइड कर दे, उतना किलो वजन बता देना तेरा। तो ये 50 किलो का आदमी खड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर अपन नॉर्मल देखें तो नॉर्मल इसके mg के बराबर, दैट इज इक्वल टू 550g। तो ये इसके ऊपर में कितना लगा रहा होगा, इसके ऊपर में ये 50g का नॉर्मल लगा रहा होगा। 50g को g से डिवाइड करेंगे तो 50 kg आ जाएगा। ऐसे बताती है वेइंग मशीन वजन, नॉर्मल रिएक्शन से वेइंग मशीन बताती है वजन। 50 kg वाले आदमी का तो ठीक है, 50 के ये इसने 50 kg बता दिया। अगर आपको दूसरी वेइंग मशीन यूज करे बिना, दूसरी वेइंग मशीन यूज करे बिना इस वेइंग मशीन का वजन आपको बताना है कि ये वेइंग मशीन कितने किलो की है, तो कैसे बताओगे आप, वो है ना मजेदार क्वेश्चन। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, ठीक है। अब देखो बताऊं कैसे बताओगे, वेइंग मशीन को उल्टा करके सिर पे रख लो, वेइंग मशीन को उल्टा करके सिर पे रख लो। अपने दोस्तों से पूछना, बहुत मजा आएगा ये। देखो वेइंग मशीन को आप उल्टा करके अपने सर के ऊपर में रख लो। मान लो सपोज करो वेइंग मशीन 3 किलो की है, सपोज करो, तो ये आपके ऊपर, आपके सर पे कितना नॉर्मल लगाएगी, या आप इसके ऊपर कितना नॉर्मल लगाओगे, इसके mg के बराबर। इसका mg कितना है 3g, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा 3g। और इसकी प्रोग्रामिंग अंदर कितनी हो रही है कि जो भी तेरे पे नॉर्मल लगे उसको g से डिवाइड करके दे देना, तो आंसर 3 दे देगी ये। तो आपको वेइंग मशीन का वजन पता पड़ जाएगा। उल्टा करके रखना उसको, ठीक है। ये वेइंग मशीन का वजन आप ऐसे देख सकते हो, वेइंग मशीन खुद कितने किलो की है, ठीक है। मजा आया, फील आई फिजिक्स को यार, फील लेके पढ़ोगे ना दीवाने हो जाओगे एकदम, ठीक है। चलो यार अब इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वेरिएशन होते हैं। देखो हमेशा वेइंग मशीन सही वजन नहीं बताएगी,
लिफ्ट के अंदर में लफड़े हो जाएंगे। देखो अब लिफ्ट के अंदर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ में लफड़े हो जाते हैं। देखो लिफ्ट में जब आदमी जाता है ना, अब ये 2 बार ये सवाल आ चुका है, ये 2 एग्जाम्स में, और ऐसे और भी आ चुके हैं। इस सवाल को अपन अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। इससे आप एकदम जबरदस्त बिजनेस कर सकते हो इस एक सवाल से। जो भी करोड़ों की इंडस्ट्री चल रही है ना, वो आप आराम से कर सकते हो। देखना मजा आ जाएगा अभी बिल्कुल एकदम। लोग कहते हैं 10 दिन में 10 किलो घटाओ या 10 दिन में 10 किलो बढ़ाओ, हम बोलेंगे 10 सेकंड में 10 किलो वजन बढ़ाओ या 10 किलो वजन घटाओ। देखना भाई 10 सेकंड के अंदर में कैसे वजन घटाएंगे या बढ़ाएंगे आप, मजा आने वाला है, फील आ जाएगी। एक आदमी का वेट है 80 किलो, एक आदमी का वेट है 80 किलो। ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी रीडिंग ऑफ द स्केल? ठीक है, एक आदमी 80 किलो का है साहब, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। थोड़ा मोटा नहीं आदमी यार ये, 80 किलो यार, ठीक है, मेरे हिसाब से मोटा है, बट ठीक है बच्चों, आपके हिसाब से भी जनरली मोटे हो गए यार। 80 किलो तो जनरली यार वजन होता है, कुछ लोगों का होता है, ज़्यादा भी होता है, ठीक है। ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ए से जा रही है ऊपर। ए ले लेते हैं अभी, ए की वैल्यू 5 है, ध्यान से सुनना, देखो मजा आएगा, ठीक है। ए से ऊपर जा रही है। अब जरा मैं इसका पहले एक बार नॉर्मल रिएक्शन निकालने की कोशिश करता हूं। इस आदमी के ऊपर मान लो हम एफबीडी बना लेते हैं, इसका अलग कलर से बना लेते हैं एफबीडी। इसके ऊपर मान लो लग रहा है नॉर्मल एन, धरती इसको नीचे खींच रही है एमजी से, तो मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ऊपर है एन, नीचे है एमजी, और ये आदमी खुद ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है लिफ्ट के साथ में। और यार लिफ्ट में बैठा है या खड़ा है लिफ्ट में, तो लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है ना। न्यूटन की इक्वेशन लगाओ, ऊपर को पॉजिटिव मानते हुए, नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, नॉर्मल इज इक्वल टू एम, ब्रैकेट इधर एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन निकाल लो, जी प्लस ए। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, एम जी प्लस ए आ गया, यहां पर एम जी प्लस ए आ गया, ठीक है। ये आदमी का मास है 80 किलो, तो 80 इंटू 10 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5, 80 इंटू 15, 1200 न्यूटन। तो नॉर्मल की जो वैल्यू होगी सर 1200 न्यूटन, एन से एन काट दो, ये बदतमीजी मत करना बेशर्मो, ये नॉर्मल वाला एन है, ये न्यूटन वाला एन है। न्यूटन साहब आके लपड़ मारेंगे सीधे 3, हर लॉ की एक लपड़, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल, ये एन से एन कैंसिल कर दिया सर ये। अबे वो न्यूटन वाला एन है, ये नॉर्मल वाला एन है, ठीक है। तो यार ये नॉर्मल इज इक्वल टू 1200 न्यूटन आ गया। अब नॉर्मल को जी से डिवाइड कर दो, जी से डिवाइड कर दो, जी से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो यहाँ से तो हटाओ इसको, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो तो ये 120, अबे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 से डिवाइड कर दो तो 120 किलो आ गया। इस आदमी को 120 किलो लगेगा, ये इसका वजन ये 120 किलो नापेगी जब ये लिफ्ट में ऊपर जा रहा होगा। तो एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए, ये इसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। तो देखो अगर इसको अपना वजन बढ़ाना है, इसको अपना वजन बढ़ाना है, तो मैं इसको लिफ्ट में ले जाऊंगा, मैं बोलूंगा देख तेरे को वजन बढ़ाना है ना, मैं तेरा 120 किलो वजन कर दूंगा 10 सेकंड में, और लिफ्ट को ऊपर ले जाऊंगा कितने से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसकी वजन कितने बता देगी ये 120 न्यूटन। ये बोलेगा साहब मैं आपको डबल पैसा दूंगा, मैं आपको डबल पैसा दूंगा, आप मेरा वजन 160 करके बताओ, अब 160 करके बताओ, आप मेरा वजन के 160 कर सकते हो आप, सुमो पहलवान जैसा 160। साहब बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो लिफ्ट को कितने से ऊपर ले जाएंगे, लिफ्ट को कितने से ऊपर ले जाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये 160 किलो का लगेगा इसको। अब साहब वजन घटाना है मेरे को, अब कोई मोटा आदमी आ गया, साहब वो पड़ोस वाली दुकान में लिखा हुआ है, जिम में लिखा हुआ है 10 दिन में 10 किलो घटाओ। अबे 10 दिन की कहाँ जरूरत है, देख अभी 10 सेकंड में तेरा वजन घटाता हूं। अब हम वजन घटाना है तो लिफ्ट को किधर भेज देंगे, बोलो, लिफ्ट को हम तब नीचे भेज देंगे ए डैश से, तो जो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस ए डैश हो जाएगी, और जो वजन दिखाएगा, जो वेइंग मशीन दिखाएगी,
वो इतना दिखाएगी। बोल तेरे को कितना घटाना है, नहीं तू बोल, आज तू बोल जितना ज्यादा घटाना है मैं उतने ज्यादा पैसे लूंगा तेरे से। बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे को भाई, तेरा वजन घटाने के लिए मेरे को तेरा डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लिफ्ट के अंदर मैं सब करूंगा वो काम। तो जितना तू वजन बोलेगा मैं घटा दूंगा, पर जितना ज्यादा घटाएगा उतने ज्यादा पैसे लगेंगे यार। साहब मेरे को 0 करना है वजन, आई वॉन्ट टू फील वेटलेस, तो मैं लिफ्ट को कितने से नीचे ले जाऊंगा बोलो। इफ आई वॉन्ट टू फील वेटलेस, मैं लिफ्ट को कितने से नीचे ले जाऊंगा, मैं ये तार लगा हुआ है लिफ्ट का, अबे मैं क्या नीचे ले जाऊंगा, मैं तो जी से नीचे ले जाऊंगा लिफ्ट को। फिर अगर 0 वेटलेस, 0 वेट दिखाना है तो मेरे को तेरा फ्री फॉल करा दूंगा। ले जाने की क्या जरूरत है, लिफ्ट में से मैं अपना हाथ बाहर निकालूंगा, ऊपर से तार काट दूंगा, ले बेटा 0 वजन, फील कर तू वेटलेसनेस अब अपनी अब। मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है समझ गए। तो अगर कोई जी से फ्री फॉल कर रहा है तो भैया उसको एकदम ऐसा लगेगा ओ माय गॉड क्या हो रहा है, ठीक है समझ में आ गई बात। तो वो जो जंपिंग वंपिंग करते ना, वेटलेसनेस की फीलिंग इसलिए आती है। और मजे की बात बताऊं एक बार आपको, और फील आ जाएगी, फिजिक्स के दीवाने बन जाओगे। मतलब आप एकदम जो है, जो एस्ट्रोनॉट्स लोग वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, एस्ट्रोनॉट्स लोग वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं, क्योंकि उनका एक वो जी से गिर रहे होते हैं अर्थ पे हमेशा। मजे की बात बताऊं, देखो अभी आपको वो जी से इस डायग्राम पे बना के बताता हूं। देखो आपको ये अर्थ है, यहां पर सैटेलाइट घूम रही है, यहां पर सैटेलाइट जो सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट है, ये सैटेलाइट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, लगातार ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है। इस सैटेलाइट पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है जी, तो इस आदमी का जो एक्सेलरेशन है भाई mg तो लग रही है, इस आदमी का जो एक्सेलरेशन है वो mg इज इक्वल टू ma, तो इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना है g। तो जो एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट में घूमते हैं उनका हमेशा एक्सेलरेशन g होता है। और अभी थोड़ी देर पहले देखा, जिसका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा वो वेटलेसनेस फील करेगा। तो स्पेस में ग्रेविटी खत्म नहीं हो जाती, स्पेस में ग्रेविटी खत्म नहीं होती। आप अर्थ से थोड़े पास में घूम रहे हो तो ग्रेविटी खत्म नहीं होती है, वहां पर आप जी से एक्सेलरेट हो रहे होते हो हमेशा। सैटेलाइट यहां पर है तो भी आपका जी एक्सेलरेशन है, सैटेलाइट यहां पर है तो भी आपका जी एक्सेलरेशन है, सैटेलाइट यहां पर है तो भी आपका जी एक्सेलरेशन है। यू आर ऑलवेज फॉलिंग अंडर जी, समझे जी, ठीक है। इसलिए उसमें ना एस्ट्रोनॉट्स लोग वो है ना, वो वेटलेसनेस फील करते हैं। वीडियो देखना कोई सा यार, मतलब जबरदस्त होता है यार वो वेटलेसनेस में यार, मस्त होता है यार। पानी पिया, अब ऐसे नहीं साहब पानी को ऊपर से डाला तो नीचे आ जाएगा पानी, पानी वहीं रहता है। पानी को पहले ऐसे ऐसे करके ढोल देते हैं वो, फिर मुंह को पास लेके जाते हैं तो पानी अंदर जाता है। क्या मस्त चीज है यार। फ्रिज खोला, पानी का ग्लास निकाला और पानी का ग्लास यहां पर रख दिया। मैंने देखा था एक वीडियो ऐसा था, पानी का ग्लास यहां पर रख दिया, समोसा निकाला था लिटरली, समोसा निकाला, समोसा यहां रख दिया, वो नीचे तो नहीं गिरेगा। आप घर में मत ट्राई कर लेना इसको। साहब समोसा निकाला, थोड़ी सी आवाज आई पट, पानी का ग्लास निकाला कांच का रखा, पट आवाज आई तेज, फिर उसके बाद 4-5 आवाजें चटाचट और आई। ऐसा होएगा, घर में मत करना। सर ने बोला था यार, पानी का ग्लास निकाला टपाक, घर में मत करना, समझ गए, वो टूटेगा ग्लास। और फिर मम्मी जो है वो चटाचट जो है, मजा आ जाएगा एकदम फिर, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये कर लोगे सवाल, ये वाला सवाल, ये एलिवेटर एम्स 2005 में आया था तो कर ही लोगे अब आप। यार सिंपल है, वेटलेसनेस कब लगेगी, जब वो नीचे जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमको तो वैल्यू ही पता है जी, ठीक है, ओके जी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है यार, नेचुरल लेंथ में रहती है तब ठीक है। इलोंगेशन, कंप्रेशन, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये कंप्रेशन जब नेचुरल लेंथ पोजीशन से सर इधर धक्का मारा और खींचा, इन दोनों इसके प्रोपोर्शनल होती है। F = -kx, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इस k को, F = -kx होती है।
इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको अपन, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, ये तो पता है यार सबको। अब एक स्प्रिंग की, अगर स्प्रिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है जब वो रस्सी से कनेक्ट होती है तो अपन उसको रस्सी से रिप्लेस कर देते हैं, kx फोर्स को टेंशन टी से सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम, और फिर टेंशन टी को kx के बराबर रख लेते हैं, और इसमें इलॉन्गेशन या कंप्रेशन जो भी होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्प्रिंग और स्ट्रिंग अगर साथ में कनेक्टेड हो तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस करो, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी आती है, वैल्यू निकालो, kx के बराबर डालो, ठीक है, पढ़ चुके हो आप ये। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस कैसे रीडिंग नापता है, इसके जाके कान में कहते हैं क्या भैया मेरी रीडिंग जो है इतनी है, नहीं, ये स्प्रिंग फोर्स को g से डिवाइड करता है, kx डिवाइड बाय g। ये kx जो स्प्रिंग फोर्स है वहां नॉर्मल नपती थी, यहाँ kx नपती है, तो kx डिवाइड बाय g, तो kx की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी 50, या 5g डिवाइडेड बाय g, ये 5g डिवाइड बाय g, g से g घटा 5 kg। सर g तो कट गया था ना ये अबे ये वाला g जो है ये वो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राम वाला g है, और ये जो g है ये ग्राम वाला g है, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़िया, एक छोटा सा टॉपिक और जो है काम का कभी कभार आ जाता है, ठीक है, तो भाई स्प्रिंग बैलेंस से कभी भी वजन नापना हो ना तो kx निकाल लो, kx निकाल लो, कितना फोर्स ये मेजर कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स कितनी है उसको g से डिवाइड कर दो, ठीक है, चलो ठीक है। अब नेचुरल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, जब हम स्प्रिंग को काटते हैं, स्प्रिंग को जब हम काट देते हैं, स्प्रिंग को जब हम काट देते हैं तो उसकी नेचुरल लेंथ के हिसाब से उसका k चेंज हो जाता है। इसके क्वेश्चन SHM में ज्यादा आते हैं लेकिन यहां पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको ये, ठीक है। स्प्रिंग को जब हम काट देते हैं तो k जो है, जैसे आधी काट दी स्प्रिंग को, नेचुरल लेंथ आधी हो गई, तो इसका जो k है ना वो डबल हो जाएगा, इसका k स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा। कैसे देखते हैं ये, KL इक्वल टू कॉन्स्टेंट से देख लिया करो, KL इक्वल टू कॉन्स्टेंट से देख लिया करो, तो KL इज इक्वल टू 2KL/2, तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, L जितनी कम K उतना ज्यादा, ठीक है, सिंपल है। अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग की जो प्रॉब्लम आती है, एक बार सवाल आ चुका है इसलिए मैं इस टॉपिक को उठा रहा हूं, नहीं तो नहीं लेता, ठीक है। अब क्या होता है, अगर स्प्रिंग को हमने, अगर स्प्रिंग या स्ट्रिंग में से स्प्रिंग के दोनों एंड अगर कहीं पर अटैच्ड हो, मास के साथ में अटैच्ड हो, तो एकदम से सडन लेंथ में चेंज पॉसिबल नहीं होता है, सडन लेंथ में चेंज पॉसिबल नहीं होता है, स्प्रिंग तुरंत अपनी फोर्स चेंज नहीं करती है, समझना इस बात को, स्प्रिंग तुरंत अपनी फोर्स चेंज नहीं करती है, धीरे धीरे करती है पर तुरंत चेंज नहीं करती है। जैसे रस्सी तुरंत चेंज कर लेती है वैसे स्प्रिंग तुरंत चेंज नहीं करती है अपनी फोर्स, वो उतनी ही मेंटेन रखती है उस टाइम पर, तो जस्ट उस टाइम पर, तो तभी तो आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ोगे तो ब्लॉक को तेजी से ऊपर ले जाती है वो फिर, ठीक है। तो जैसे एक सवाल के थ्रू बताता हूं, सवाल पढ़ लो। देखो दो ब्लॉक हैं 3M और M के, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, द होल सिस्टम सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग है शोन इन द फिगर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज कट। अगर मैंने रस्सी उड़ा दी, ये मैंने रस्सी काट दी, ये मैंने रस्सी काट दी, तो इनके एक्सेलरेशन कितने होंगे जस्ट काटने के बाद में, वो बताना है। तो देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको, ये एक स्प्रिंग बनाई हमने यहाँ पर, ये है 3M मास का, ये A जो है ये 3M का है, और ये B जो है, ध्यान से सुनना, देखो अभी ये BM मास का है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, एक चीज तो देखो, मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपको क्वेश्चन आता भी ना तो भी आप इसमें तुक्का मार सकते हो। मैं जैसे इसको रस्सी को काटूंगा, मैं जैसे रस्सी को काटूंगा तो आप एक चीज देखना यार, यहां से जो है ये, यहां से ये ऐसे कट जाएगी रस्सी, तो B तो फ्री फॉल करेगा, क्योंकि B को अब कोई पकड़ने वाला नहीं है, B तो फ्री फॉल करेगा, तो B का एक्सेलरेशन तो G आएगा, B का एक्सेलरेशन तो G आएगा, B का एक्सेलरेशन तो G आएगा। तो जिसमें B का एक्सेलरेशन G नहीं है वो ऑप्शन तो उड़ा दो, वो ऑप्शन तो उड़ा दो। अब आपको अगर ये सवाल सॉल्व करना नहीं भी आता है तो आप तुक्का तो मार सकते हो, दोनों में से तुक्का तो मार सकते हो। और जनरली एक एजुकेटेड गेस क्या होएगा, यार ये G/3 की बातें कर रहा है, ये G/3 की बातें कर रहा है, तो मैं 1 तुक्का मारूंगा और इसका आंसर भी 1 ही आ रहा है
जस्ट वो तुक्का है, देखो ये कोई लॉजिक नहीं, तुक्का लगाया है ये, लेकिन हाँ 2 रिजेक्ट कर दिए तो मेरी डबल चांस हो जाती है सही होने की। 4 में से 1 सही करना है या 2 में से 1 सही करना है, वो बात है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जब ये जुड़ा था तो स्प्रिंग की फोर्स निकालो। स्प्रिंग कितने को संभाल रही थी, 3m और m दोनों को संभाल रही थी, 3m और m दोनों को संभाल रही थी। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी थी, स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू थी वो 4mg थी। बोलो समझ में आ रही है बात, स्प्रिंग की जो वैल्यू थी वो 4mg थी। जब ये रस्सी यहां से कनेक्टेड थी तो स्प्रिंग की जो वो थी फोर्स वो 4mg थी कि नहीं थी, 4mg, ठीक है। तो अब जब मैंने रस्सी उड़ा दी तो जो की पॉइंट था वो ये कह रहा था स्प्रिंग की फोर्स अभी भी 4mg रहेगी कुछ टाइम तक। तो अब इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। स्प्रिंग फोर्स को कितने से खींच रही है, 4mg से खींचेगी। इसके ऊपर कितना नीचे लग रहा है, 3mg लग रहा है, इसका mg तो 3mg और इसका मास है 3m। तो इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ की लगा दो, 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma। तो mg डिवाइडेड बाय 3m इज इक्वल टू a, दैट इज इक्वल टू g/3, ठीक है। तो b का तो g हो गया क्योंकि इसके ऊपर तो एक फोर्स लग रही है mg और इसके ऊपर 4mg। स्प्रिंग तुरंत अपनी फोर्स चेंज नहीं करेगी, तो चिंता मत करना, ठीक है। बस सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट आया समझ में सर, ऑसम तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ऑसम मैक्स, अब हम क्या करने वाले हैं, सूडो फोर्स यार आपको पता है ऑलरेडी सूडो फोर्स क्या होती है। नॉन इनर्शियल, मैं इस पे कम टाइम स्पेंड करूंगा सूडो फोर्स में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन यूज करने के लिए सूडो फोर्स लगती है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होता है, लेकिन सूडो फोर्स लगा के आप इक्वेशन यूज कर सकते हो। सूडो फोर्स एक जुगाड़ है, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन यूज करने का जुगाड़ है, ठीक है। तो कितनी सूडो फोर्स लगती है, ma के बराबर लगती है। m सिस्टम का मास होता है, a नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, a जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है। a तेज चलेंगे, देखो आप थोड़ा सा सवालों में टाइम देंगे, थ्योरी तेज कवर करते हैं। a नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सूडो फोर्स की डायरेक्शन a के अपोजिट लगती है। एग्जाम्पल से बता देता हूं यार, सूडो फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है, जस्ट न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। जैसे देखो ये एक ऑब्जर्वर है A, एक ब्लॉक है B और एक ऑब्जर्वर है C। B रेस्ट पर पड़ा हुआ है, C जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब मुझे C का जो फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसके फ्रेम से एनालिसिस करना है, तो मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा। A के फ्रेम से कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगी, नॉर्मल A के फ्रेम से देखेंगे तो नॉर्मल और इधर mg दैट इज इक्वल टू 5g लगेगा। ये 2 रियल फोर्सेस लग रही हैं, यहां पर अभी 2 रियल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। C के फ्रेम से एनालिसिस करूंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे। इन फ्रेम C के फ्रेम में ये दोनों फोर्स तो आएंगी ही सही, लेकिन एक सूडो फोर्स भी आएगी 3 इंटू 5 की या 5 इंटू 3 की, m इंटू a की। इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये किधर लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स, ठीक है। इस A के अपोजिट लगती है, ma की सूडो फोर्स लगती है, कभी कभार काम आ जाती है, ठीक है। चलिए ये सूडो फोर्स हो गई, ठीक है। चलिए भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अब बिल्कुल कंसंट्रेशन हाई रख लेना। चलो अब ध्यान से देखो, ये कंस्ट्रेंट मोशन ऑब्जर्व करना, विजुलाइज करना, देखो इस चीज को, ठीक है। विजुलाइज करना है इस चीज को। देखो ये जितना ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, स्प्रिंग निकल रहा है, इनएक्सटेंसिबल मतलब खींच नहीं सकती है ये, ठीक है। तो यार ये जितना नीचे 3 किलो का जाएगा उतना ही ऊपर 2 किलो का जाएगा। ये 3 किलो है, ये 2 किलो है, जितना नीचे 3 kg जाएगा उतना ही ऊपर 2 kg जाएगा। बोलो हाँ कि ना सर, बिल्कुल हाँ। तो देखो अगर ये 2 मीटर ऊपर गया तो ये 2 मीटर नीचे जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये 2 मीटर जो है
भाई ये जो पूरा पार्ट है, ये जो 2 मीटर ऊपर गया तो ये 2 मीटर नीचे गया, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे खींचूंगा मैं इसको तो वो भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। तो वेलोसिटीज मतलब डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड सेम है। इसी तरह से एक्सेलरेशन में अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट है, रस्सी की मजबूरी है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है हिंदी में मजबूरी। यहां पर कौन मजबूर है, यहां पर कौन मजबूर है, यहां पर कौन मजबूर है, यहां पर रस्सी मजबूर है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। वो इनएक्सटेंसिबल है, वो खींच नहीं सकती है, वो खींच नहीं सकती है, ठीक है। इसलिए जितना नीचे ये उतना ऊपर ही है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैथमेटिकली इससे सॉल्व करते हैं। जब 2-4 पुलीज आ जाती हैं, सिग्मा टी डॉट एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू 0 और सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब टी डॉट एक्स से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इससे हमें रिलेशन मिल जाता है वेलोसिटीज और इनका। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। सारी चीजों के लिए टी डॉट एक्स इक्वल टू 0, टी डॉट वी या टी डॉट ए इक्वल टू 0 कर दो, आपको रिलेशन मिल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर अब ये प्रॉब्लम देखो, अगर 1 किलो का ब्लॉक जो है इसकी वेलोसिटी बतानी है v1। अगर मैं 2 किलो के ब्लॉक को 3 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं तो अगर मैं 2 किलो के ब्लॉक को 3 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ऊपर, ये निकालना है मुझे। ऐसा सवाल आ चुका है। कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको? अगर मैं ऐसे करूंगा, यार मैंने ये रस्सी खींची, ये रस्सी कितनी खींचेगी, फिर ये पुली कितनी खींचेगी, तो 1 घंटा लग जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहली स्टेप पे टेंशन लिख डालो, टेंशन लिख डालो। इसमें मैंने टी बोली तो यार इधर टी, एक ही रस्सी है, इधर टी, इधर टी, इधर टी, ठीक है। इधर कितना 2t और इधर कितना 2t, तो 1 kg और 2 kg पे सारी टेंशन लिख डालो। और फॉर्मूला जो आपको लगाना है, जो मैंने बताया था आपको, सिग्मा टी डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट वी के साथ में इक्वल टू 0 कर दो उसको। समझना, देखो अभी कैसे करना है। पहले टेंशन लिख डाली, 1 kg का ब्लॉक बना लो, 1 kg का ब्लॉक बना लो और 2 kg का ब्लॉक बना लो। इसके ऊपर टेंशन कितनी लग रही है भैया, t। इसके ऊपर नेट टेंशन कितनी है, t। 1 kg के ऊपर देखें 2t और 2t 4t, 2t और 2t 4t। 1 kg की वेलोसिटी किधर है, v1 ऊपर, 2 kg की वेलोसिटी किधर है, नीचे 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों के लिए टी डॉट वी लगाओ, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 4tv1, दोनों के बीच में एंगल cos 0 डिग्री प्लस। बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, t इसका मैग्नीट्यूड 3, दोनों के बीच में एंगल cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। बस जितने भी ब्लॉक्स हैं सब पे टी डॉट वी करके जोड़ते जाओ और 0 कर दो उसको। तो ये t से t तो 0 में मिल जाएगा। ये कितना आया, 4v1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 cos 180 माइनस 3, तो ये हो गया सीधे अपना, इसको मैं सीधे यहां पर लिख देता हूं -3 इक्वल टू 0। तो v1 की वैल्यू आ गई +3/4। मतलब मैंने जिधर मानी थी v1 की वैल्यू उधर आ गई और उसका मैग्नीट्यूड आ गया 3/4। समझ गए? तो टी डॉट वी लगा के आप ऐसी प्रॉब्लम को फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। सेम वे टी डॉट ए लगा सकते हो। अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो यहां पर ये भी मीटर पर सेकेंड के बदले सेकेंड स्क्वायर में आ जाता एक्सेलरेशन। समझ गए? ठीक है, क्लियर? टी डॉट वी। अगर इस रस्सी को मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहा हूं, यहां पर एक ब्लॉक मान लो, मैं इस रस्सी के बदले ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहा हूं, तो मुझे इस 1 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो ये 2 पुलीज हैं, यहां पर ये 2 पुलीज हैं, इस 1 kg के ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन बताना है। अगर मैं इसको 2 से नीचे खींच रहा हूं तो सिंपल है, तो इसको कर लो यार। मैं डायग्राम वापस से बना देता हूं, बड़ा करके थोड़ा सा अपना खुद का डायग्राम यहां पर बना देते हैं। इसको खाली ब्लॉक ले लिया, 0 kg का ब्लॉक ले लो, कोई बात नहीं है। इसको हमने यहाँ पर टेंशन T, इसमें यहाँ पर जो टेंशन होगी T, ठीक है। फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, ठीक है। ये मामला ऐसे, और यहाँ पर ये चीज़ ऐसे 1 kg का ब्लॉक है। ये T, इधर T, इधर T, तो इधर 2T। तो 1 kg के ब्लॉक पे देखें तो 1 kg के ब्लॉक पे 2T। अब इसका एक्सेलरेशन मैं किधर मानूं, इसको नीचे खींच रहा हूं
तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन में a ऊपर मान लेता हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन a ऊपर, इस ब्लॉक का t इधर, और नीचे एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समीशन t डॉट a लगा दो, समीशन t डॉट a लगा दो, तो t इंटू 2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना cos 180 प्लस 2t इंटू a, इन दोनों के बीच में एंगल कितना cos 0 डिग्री इक्वल टू 0। काम खत्म हो गया, t तो 0 में मिल जाएगा, -2 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, a की जो वैल्यू आ गई 1 मीटर। इसका आंसर जो है 1 दे रखा है जो कि गलत है, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 3, ठीक है, इसका आंसर आएगा 3। समझ गए? इस तरह से फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, t, ठीक है, इसका आंसर आएगा 3, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यहां पर गलत टाइप हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए? चलिए t डॉट a इक्वल टू 0 लगा दिया बेसिकली, इसका मैंने टेंशन t बना ली, 2t a डायग्राम बना लिया उधर, भाई ये ब्लॉक हो गया एक, और ये एक 1 kg का ये ब्लॉक हो गया, बस t डॉट a दोनों लगा के ऐड करके खटाखट सॉल्व कर दिया। समझ गए? क्या करना होता है इसमें, देखो जो भी ब्लॉक्स है ना, सबकी टेंशन, सबके ऊपर टेंशन लिख लो और सबका एक्सेलरेशन लिख लो, सबके ऊपर टेंशन लिख लो और सबका एक्सेलरेशन लिख लो, और डॉट प्रोडक्ट कर दो, टेंशन एक्सेलरेशन कॉस, इनके बीच का एंगल 180, टेंशन एक्सेलरेशन इनके बीच का एंगल 0 डिग्री इक्वल टू 0, जोड़ के कॉस 180 की वैल्यू -1 हो गई और 2a कॉस 0 की वैल्यू 2a हो गई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है। समझ गए? ठीक है, आ जाएगा आंसर। ऑसम, क्लियर है? चलिए भैया, अब लास्ट पार्ट जो लेक्चर का है वो है हमारा वेज कंस्ट्रेंट, वो है जो पार्ट हमारा वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट, ये कोई नॉन वेज और वेज वाला नहीं है, ये वाला है, ये इंक्लाइन प्लेन का जो कंस्ट्रेंट है ना, ये वो कंस्ट्रेंट है, इंक्लाइन प्लेन वाला कंस्ट्रेंट है ये, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन वाला कंस्ट्रेंट है। ये बहुत सिंपल सा होता है, देखो बहुत सिंपल कंस्ट्रेंट होता है ये। देखना, अगर मैंने इसको खुला छोड़ दिया, ये एक रॉड है जो कि अप डाउन स्लाइड कर सकती है, और ये जो वेज है ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, पिछू जा सकता है, ये आगू जा सकता है ये। तो मैं इसको पिछू खींच रहा हूँ 15 मीटर पर सेकेंड से, पिछू की तरफ खींच रहा हूँ मैं इसको 15 मीटर पर सेकेंड से। देखो विजुलाइज करना क्या होगा, ये गया 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 गया, अब ये नीचे आई, वापस से देखना, ये गया, ये नीचे आई, वापस से देखना, ये गया, ये नीचे आई। समझ गए? ठीक है, ये गया और ये नीचे आई, ठीक है, समझ गए अच्छे से। अभी कितने से नीचे आई ये रोड, वो हमको निकालना है। वो कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सुनो। अभी वेज कंस्ट्रेंट के हिसाब से कॉमन नॉर्मल के अलोंग, जो इनकी नॉर्मल है ना, ये जो इनकी नॉर्मल है, इनकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम होंगी, इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम होंगी। तो जैसे इसकी वेलोसिटी नीचे है v, इसकी वेलोसिटी इधर है v1, ये 37 डिग्री, ये 53, ये 37, ये 53 डिग्री। जस्ट एक बना लिया मैंने यहाँ पर एंगल लिखकर, ये 37 तो ये 53, तो ये 37 तो ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। तो कॉमन नॉर्मल जो है उसके अलोंग दोनों का कंपोनेंट बराबर कर दो, कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का कंपोनेंट बराबर कर दो। तो v का कंपोनेंट कितना आएगा, v का कंपोनेंट कितना आएगा, v का कंपोनेंट आएगा v cos 37 डिग्री इज इक्वल टू v1 का cos 53, v1 का cos 53 डिग्री, v1 का cos 53 डिग्री, या sin 37 डिग्री भी कर सकते हो, cos 53 डिग्री भी कर सकते हो, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो v इंटू 4/5 इज इक्वल टू 15 इंटू 3/5, cos 53 cos 37 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 4/5 3/5, 5 से 5 गया और ये आ जाएगा 45/4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी।
ये cos 37, इसका cos 53। कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो चिपके हुए हैं। मैं देखो ये पेन, ये जो पॉइंटर है और मेरा हाथ, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, वेज कंस्ट्रेंट है, ये नागिन डांस की तरह से घूम रहे हैं ये। अब मैं इसको यूं घुमा रहा हूँ, कैसे भी घुमा रहा हूँ, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम है, जब तक संपर्क है, समझ गए? बस कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम करनी होती है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल, 2018 में आया था ये। क्या कह रहा है भाई ये? अ ब्लॉक ऑफ मास एम, अंडरलाइन करते चलो, इस प्लेस ऑन स्मूथ इंक्लाइन वेज ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, थीटा इंक्लिनेशन का ये थीटा इंक्लिनेशन का ये ब्लॉक, ये वेज है, वेज को ए एक्सेलरेशन दे दिया, टूवर्ड्स राइट। तो ए और थीटा में रिलेशन बताओ, फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज पे स्टेशनरी रहने के लिए इसको कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मतलब वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, कैसे सॉल्व करूं मैं यार। इसके ऊपर एफबीडी बनाता हूं, चलो इसके ऊपर एक तो लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है mg, ठीक है। अब वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, सूडो लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे सूडो फोर्स लगाने में मजा आएगा इसमें, क्योंकि यार वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है ना, तो मैं वेज के फ्रेम से एनालिसिस करता हूं, फिर ट्रिक भी बताऊंगा इसमें सीधे आंसर मार करने की। मैं विद रेस्पेक्ट टू वेज एनालिसिस करता हूं, देखो इसमें विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो मुझे सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि वेज का तो एक्सेलरेशन है, तो सूडो फोर्स लगाऊंगा, लेकिन पहले नॉर्मल बनाऊंगा, mg बनाऊंगा, और अब मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा ए के अपोजिट डायरेक्शन में, ma सूडो फोर्स लगा ली मैंने ये, ठीक है। अब ये रेस्ट का एफबीडी हो गया, अब ये किसका एफबीडी हो गया? ये रेस्ट का एफबीडी हो गया, ये मतलब, ठीक है। रेस्ट, ये इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, टिंग 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 ऐसे डॉटेड लाइन बना दूंगा यहां पर मैं, ये एंगल थीटो है, तो यार टिंग 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 टिंग, ये थीटो है, तो ये भी थीटो है, ये थीटो है, तो ये 90 माइनस थीटो है, तो ये भी थीटो है, तो मैं यहाँ पर इसको थीटो मार कर दूंगा और इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो यार अब रेस्ट का एफबीडी है, तो मैं नॉर्मल के परपेंडिकुलर एनालिसिस कर लेता हूँ यार, इस लाइन में एनालिसिस कर लेता हूँ मैं, इस लाइन में, ताकि नॉर्मल फोर्स आए नहीं मेरे पास में, समझ रहे हो? थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको हो सकता है लग रहा हो, लेकिन ये थीटा है, तो यार ये एंगल थीटा है, और ये एंगल फिर 90 माइनस थीटा है। तो इसमें मैं अगर ऐसे देखूँ तो यार ये वाला जो एक्सिस है, इसको अगर मैं वाई डैश एक्सिस बोलूँ, तो वाई डैश एक्सिस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो भाई MA का कंपोनेंट और MG का कंपोनेंट कैंसिल आउट होना चाहिए। सर कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हो आप? अब मैथ्स आ गई थोड़ी सी, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होना चाहिए ना। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो यार ये एंगल ये हटाओ, ये वाला एंगल हटाओ, देखो सिंपल एंगल बनाता हूँ आपके लिए। ये थीटा तो ये थीटा, और ये वाला एंगल ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो इसमें MA का ये कंपोनेंट कितना होगा? MA कॉस थीटा। मैथ से घबराना मत। MG का कॉस 90 माइनस थीटा, MG का कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा। MM, M से M तो उड़ा ही दो यार, ये तो यहाँ से M और M उड़ा ही दो, ठीक है। तो A का कॉस थीटा इज इक्वल टू G का कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो A की वैल्यू हो गई G साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैथ्स में बर्बाद कर दिया नीट ने इस बार तो। G tan थीटा उत्तर आ गया मेरा, G tan थीटा चौथा ऑप्शन उत्तर आ गया है। ये तो समझ में आ गया ना। सूडो फोर्स लगाई, सूडो फोर्स लगाने के बाद में क्या हुआ भैया जिंदगी में?
सूडो फोर्स लगाने के बाद में ज़िंदगी में ये हुआ कि हमने वाई बाय डैश के अलॉन्ग फोर्सेस बैलेंस आउट कर दी और आंसर आ गया। अब बताऊँ, देखो यार इसमें एक चीज़ देखो, एम ए और एम जी दो फोर्सेज हैं, एक में साइन थीटा आएगा एक में कॉस थीटा आएगा, तो या तो जी कॉट थीटा होना चाहिए था। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो आने वाला था वैसे भी, है ना, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, या तो ऑप्शन जी कॉट थीटा होता या जी टेन थीटा होता। कॉट थीटा तो कहीं पर है नहीं, ये कॉस है, कॉट नहीं है, कॉट की बात कर रहा हूं मैं, जो टेन का उल्टा होता है। या तो कॉट होता है टेन होता, लेकिन वहां पर तो टेन है। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार एक का साइन आएगा एक का कॉस आएगा, अब किसका साइन किसका कॉस वो समझ में नहीं आ रहा, तो भी साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन आएगा, तो कॉट या टेन आएगा। एक दे रखा है टेन थीटा, इसलिए इसका आंसर जो है 4 है। ठीक है, समझ गए? समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमने आज एनएलएम खत्म कर लिया। सो प्राउड ऑफ यू एंड माई सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, अरे भैया बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो यार ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरे पूरे देख रहे हैं, इसको पूरा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आज एनएलएम के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, चलिए ऑल दी बेस्ट, मचा देना है, फोड़ देना है।